एक बार मैं 24 साल का था। वैनेसा रीड ने मेरी शादी की अंगूठी मेरे चेहरे पर फेंक दी। फिर वह मुड़कर देश छोड़कर चली गई। उसकी माँ ने कहा, ऐसी घटिया सी अंगूठी, तुम्हें इससे शादी का प्रस्ताव देने की हिम्मत कैसे हुई? 3 साल बाद मैंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर लिया था। मेरी संपत्ति 100 मिलियन से भी ज्यादा थी। फिर वैनेसा ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज भर्रा गई और उसने कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि जब भी मैं पीछे मुड़कर देखूंगी तो तुम्हें वहीं खड़ा पाऊंगी जहां मैंने तुम्हें छोड़ा था मेरा इंतजार करते हुए? खैर, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन मैंने अपना सिर नीचे किया और अपनी बेटी की तरफ देखा, जिसने अभी अभी मेरे चेहरे पर बेबी फूड मल दिया था। फिर मैंने अपने फोन पर अनजान नंबर देखा और पूरी तरह से उलझन में कहा, रुको, तुम कौन हो? दुनिया सन्नाटे में डूब गई। लेकिन मेरी बेटी नहीं रुकी। उसने अपना छोटा सा हाथ सीधे गाजर की प्यूरी में डाल दिया और उसे मेरे चेहरे पर फैला दिया। गाजर की प्यूरी एकदम नई थी, आयातित, एक छोटे से जार के लिए $28। मैंने चम्मच से थोड़ी सी प्यूरी निकाली, पहले खुद चखी, ये सुनिश्चित किया कि यह बहुत ज्यादा गाढ़ी ना हो। गरम करके मैंने उसे लिली कार्टर के मुंह के पास लाया। उसने अपने होंठ खसकर बंद रखे और अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया। लिली, अच्छी बच्ची बनो, मुंह खोलो। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। यह पौष्टिक है, इसे खाओ और तुम बड़े और लंबे हो जाओगे। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें गोल और चमकदार थीं। अगले ही पल, टुई, उसने सीधे मेरे माथे पर थूक दिया। ठीक है लिली कार्टर, मैं ही तुम्हें पाल रही हूं। मैं अपनी किस्मत स्वीकार करती हूं। मैंने अपना चेहरा पोंछा, गहरी सांस ली और मैंने अपनी रणनीति बदल दी। मैंने चम्मच को ऊपर उठाया और हवा में एक गोला बनाया। बज्जज, देखो, छोटा हवाई जहाज आ रहा है। लिली का ध्यान आकर्षित हुआ। उसका मुंह थोड़ा सा खुला। जैसे ही चम्मच जमीन पर गिरने वाला था, मेरा फोन बज उठा। कंपन से लिली इतनी बुरी तरह चौंक गई कि वह कांप उठी और उसका मुंह फिर से बंद हो गया। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली। अपरिचित नंबर से पता चला कि यह लंदन से था। मैं फोन काटना चाहता था, लेकिन लिली की चम्मच में रुचि खत्म हो चुकी थी। उसने प्लेट को मेज पर पटकना शुरू कर दिया। गाजर का पेस्ट चारों ओर फैल गया। मैंने एक हाथ से उसका छोटा सा पंजा पकड़ा और दूसरे हाथ से स्वाइप करके जवाब दिया। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से मुझे ब्लैक कार्टर कहा गया। वह एक महिला थी, शांत और संयमित। उसकी आवाज में हल्कापन था। हर वाक्य के अंत में थोड़ी सी ऊंचाई होती थी। मेरे दिमाग में तुरंत कर्ज वसूलने वालों की पूरी सूची खुल गई। नहीं रुकिए, मेरे पास कोई कर्ज नहीं था। लंदन के नंबर से कोई सेल्स कॉल? मैंने फिर पूछा, आप कौन हैं? दूसरी तरफ से एक पल रुकने के बाद आवाज आई, मैं वापस आ गई हूं। मेरे हाथ लगातार चलते रहे। मैं लिली को बार बार मुंह खोलने के लिए मनाती रही और पूछा, कहाँ? आपने गलत नंबर डायल किया होगा। लिली, चम्मच मत पकड़ो, उसने कहा। मैं उसी जगह खड़ी हूं जहां हमने तय किया था। आखिरकार मैंने अपना थोड़ा सा ध्यान इस कॉल पर लगाया। किस बात पर सहमति बनी थी? पिछले हफ्ते मैंने रेयान ब्रूक्स के साथ बास्केटबॉल खेलने का वादा किया था। उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन रेयान की आवाज ऐसी नहीं थी। मैंने उलझन में पूछा, माफ करना, आप किस समझौते की बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ से आवाज आई, बाहर जिनकागो के पेड़ के नीचे, सेंट्रल आर्ट म्यूजियम। जिनकागो का पेड़, आर्ट म्यूजियम। मेरा हाथ जम गया। मेरे दिमाग में कहीं धूल से भरा एक फोल्डर खुल गया। कॉलेज के दिनों में एक लड़की उस पेड़ के नीचे खड़ी थी। हवा से उसका दुपट्टा उड़ रहा था। उसने कहा था, जब तुम कुछ बनकर लौटोगे तो मैं इस पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगी। 4 साल पहले की बात है। जब मैंने ये शब्द कहे थे तब मैं 23 साल का था। इतना कंगाल था कि मेरी जेब में सिक्के खनक रहे थे। बस इतने ही पैसे थे कि मैं उसे बीफ नूडल्स का एक कटोरा खिला सकूं। फोन के दूसरी तरफ वेनेसा ने राहत भरी सांस ली। उसने कहा, तुम्हें अभी भी मैं याद हूं। बेशक मुझे याद थी। भला मैं कैसे भूल सकता था? एक औरत जिसने मेरे चेहरे पर अंगूठी फेंकी थी। सही कहूं तो उसकी मां ने मेरे चेहरे पर अंगूठी फेंकी थी। वह उसके बगल में चुपचाप खड़ी रही थी। मैंने पूछा, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? उसने कहा, तुमने इसे कभी बदला ही नहीं। मैंने बदला था। मैंने इसे 3 बार बदला था। तो जो नंबर उसने सेव किया था वह लगना ही नहीं चाहिए था। फिर उसे मेरा नंबर कैसे मिला? मौजूदा नंबर भूल जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब मेरा ध्यान कहीं और था, लिली ने गाजर की प्यूरी का पूरा जार अपनी बाहों में उठा लिया और दोनों छोटे हाथों से उसे अपने मुंह में ठूंसने लगी। उसका पूरा चेहरा नारंगी रंग से सना हुआ था। लिली कार्टर, मैंने उसे झट से छीन लिया। गाजर की प्यूरी मेरे हाथ पर पूरी तरह फैल गई। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर पूछा, वो कैसी आवाज थी? मेरी बेटी। सन्नाटा, सन्नाटा, लंबा सन्नाटा। मैं तो फोन के आर पार भी सुन सकती थी। हवा के सरसराहट से झिनकगों के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अगले ही पल उसने कहा, क्या? वैनेसा की आवाज अचानक ऊंची हो गई। मैंने कहा, मेरी बेटी,
वह 1 साल और 2 महीने की है और अभी वह गाजर की प्यूरी से मुझ पर हमला कर रही है। लिली, इसे अपने बालों में मत मलो। मैंने फ़ोन को अपने कंधे पर टिका दिया और दूसरे हाथ से लिली को रोकने की कोशिश की। ये बच्ची अविश्वसनीय रूप से ताकतवर थी। उसने मेरा कान पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। क्या आप शादीशुदा हैं? वैनेसा की आवाज़ कांप रही थी। मैंने जवाब दिया, नहीं। उसने पूछा, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो फिर कैसे? मैंने कहा, मैंने उसे गोद लिया है। संक्षेप में, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं। मैं जिनकगो के पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। उसने इसे फिर से दोहराया, इस बार बहुत तेजी से बोलते हुए। उसने कहा, मैं लंदन से 12 घंटे की उड़ान भरकर वापस आई हूं। मैंने लिली को उसकी ऊंची कुर्सी से उठाया। उसके छोटे से पैर से एक कप गिर गया, जिससे सारा पानी मेज पर फैल गया। मैंने सोचा, मैंने अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम्हें थोड़ी देर के लिए कहीं बैठ जाना चाहिए। आज तापमान गिर गया है, बाहर बहुत ठंड है। ब्लैक, क्या हुआ? उसने पूछा। तुम नहीं आ रही हो? मैंने अपनी गोद में लिली की तरफ देखा। उसने डकार ली। गाजर जैसी गंध आ रही थी। मैंने कहा, मुझे पहले अपनी बेटी को नहलाना है। वह गाजर की प्यूरी से पूरी तरह सनी हुई है। फोन पर एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कुछ टूट गया हो। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लिली अपने हाथों को पकड़ने लगी। बाल फिर से। बस इतना ही। अपना ख्याल रखना। मैंने फोन काट दिया। लिली ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसके 4 छोटे छोटे दांत दिख रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था। मैंने बेबसी से आह भरी, तुम्हारे पापा बहुत व्यस्त हैं। मैंने उसकी नाक की नोक को छुआ। उसने फिर से डकार ली। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। रेयान ब्रूक्स का एक मैसेज आया। कॉन्टैक्ट का नाम डेडबीट रेयान था। रेयान ने भेजा, तुम वहां हो आज रात बास्केटबॉल? मैंने एक हाथ से टाइप किया, नहीं जा रही। मेरी बेटी ने अभी अभी मेरे चेहरे पर गाजर की प्यूरी फेंक दी है। उसे नहलाने की जरूरत है। ओह हाँ, वैनेसा रीड ने अभी मुझे फोन किया था। 3 मेरे मैसेज भेजने के कुछ सेकंड बाद ही रेयान ने 60 सेकंड का वॉइस मैसेज भेजा। मैंने उसे खोला। उसकी आवाज चीख जैसी थी। कौन सी वैनेसा रीड? वही वैनेसा रीड, 3 साल पहले वाली। वही वैनेसा रीड जिसकी माँ ने तुम्हारी अंगूठी तुम्हारे चेहरे पर मारी थी। मैंने आवाज कम कर दी। लेट जाओ, ज्यादा उत्तेजित मत हो लिली। हाँ वही। उसने कहा था कि वह वापस आ गई है और जिनकगो के पेड़ के नीचे मेरा इंतजार कर रही है। रेयान ने एक और वॉइस मैसेज भेजा। उसने पूछा, अरे बाप रे, क्या तुम गई थी? नहीं, लिली को नहाना है। रेयान ने 5 रिएक्शन स्टिकर भेजे। एक के बाद एक कई मैसेज आए। इनमें क्रमशः अंगूठा ऊपर करना, तालियां बजाना, रंगीन कागज के टुकड़े उड़ाना, हंसते हंसते रोना और एक मीम शामिल था जिस पर लिखा था, बड़ी सोच। फिर एक टेक्स्ट मैसेज आया। क्या उसे पता है कि अब तुम एक कंपनी चलाते हो? मैंने जवाब दिया, शायद नहीं। मेरा उससे कोई संपर्क नहीं है। क्या उसे पता है कि टाइम टेक तुम्हारी कंपनी है? मैंने जवाब दिया, उसे तो यह भी नहीं पता था कि मैंने अपना फ़ोन नंबर बदल लिया है। तुम्हें लगता है कि उसे यह पता होगा? रेयान ने भेजा तो यह बिल्कुल सही है। भाई, क्या तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? मैंने पूछा। क्या? रेयान ने जवाब दिया, ये प्रीमियम ग्रेड है, थप्पड़ मारने लायक चीज़। मैंने अपना फ़ोन एक तरफ फेंक दिया। मैं लिली कार्टर को बाथरूम में ले गई। मैंने नल चालू किया। गर्म पानी टब में भर गया। लिली को नहाने का समय सबसे ज्यादा पसंद था। जैसे ही वह पानी में जाती, वह अपने हाथ हिलाने और पैर पटकने लगती। उसने हर जगह पानी उछाल दिया। मैं बाथटब के पास झुक गई और एक छोटे तौलिए से उसके चेहरे से गाजर की प्यूरी पहुंचती। बीच बीच में वैनेसा रीड की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। 3 साल 3 साल पहले उस दिन बारिश हो रही थी और रीड परिवार का बैठक कक्ष बहुत बड़ा था। सोफा सफेद रंग का था। श्रीमती रीड ने चौंगसम पहना हुआ था। उनके हाथ में वह पुरानी अंगूठी थी जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। श्रीमती रीड ने ताना मारते हुए कहा, ऐसी घटिया सी चीज, तुम्हें इससे शादी का प्रस्ताव रखने की हिम्मत कैसे हुई? अंगूठी जमीन पर गिर गई। 2 बार उछली और लुढ़क कर मेरे पैरों के पास आ गिरी। मैं उसे उठाने के लिए झुकी। उनकी घूरती निगाहों ने मुझे जकड़ लिया था। वनेसा सीढ़ियों के मोड़ पर खड़ी थी। उसने बिना कुछ कहे मेरी तरफ देखा। उसके बाद उसने मैं विदेश चली गई। उसके बाद मैंने अंगूठी उठाई, उसे साफ किया और एक दराज में रख दिया। बाद में मेरी चचेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया और लिली एक ऐसी बच्ची बन गई जिसे कोई नहीं चाहता था। जिस दिन मैं उसे नागरिक मामलों के ब्यूरो से लेकर आई, वह केवल 4 महीने की थी। वह इतनी छोटी थी कि मेरे एक हाथ में समा सकती थी। मैंने उस अंगूठी के बदले फॉर्मूला दूध के 2 डिब्बे लिए। आयातित फॉर्मूला महंगा था। लिली ने एक बुलबुला फुलाया। फिर उसने पानी की सतह पर थप्पड़ मारा। मैं हंसी और बोली, ठीक है, ठीक है, तुम ठीक हो, अब साफ हो जाओ। मैंने उसे उठाया और नहाने के तौलिए में लपेट दिया। मैंने कहा, कल मैं तुम्हें फिर से गाजर खिलाऊंगा। इस बार तुम्हें उन्हें ठीक से खाना होगा। लिली ने कहा, नहीं। ये दूसरा शब्द था जो उसने हाल ही में सीखा था। पहला शब्द था पापा।
तीसरा भी नहीं था। मैं उसे तौलिए में लपेटकर वापस बेडरूम में ले गया। फिर मैंने उसे खरगोश के पैटर्न वाली एक वंसी पहना दी। वह धीरे धीरे मेरी बाहों में बैठ गई। उसका छोटा हाथ मेरी टी शर्ट के कॉलर को पकड़े हुए था। हवा चल रही थी। खिड़की के बाहर से कुछ आवाज आई। मैंने जिनकागो के पेड़ के नीचे बैठी उस लड़की के बारे में सोचा। मुझे हैरानी हुई कि क्या वह चली गई होगी। तभी लिली करवट बदलकर मेरे ठोड़ी पर लात मार दी। कोई बात नहीं। अगली सुबह 7 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने एक आंख खोली। लिली मेरी छाती पर सो रही थी और मेरे ऊपर लार टपका रही थी। दरवाजे की घंटी फिर बजी। आ रही हूं। मैंने लिली को धीरे से बिस्तर के बीच में लिटाया और उसके चारों ओर तकिए रख दिए। फिर मैंने चप्पल पहनी और दरवाजा खोलने गई। ओलिविया शॉ बाहर खड़ी थी। उसने मिंट रंग की चप्पल पहनी हुई थी, हरी हुडी पहने हुए। उसके बाल लापरवाही से पोनीटेल में बंधे थे। उसके हाथ में बेबी पफ्स का एक पैकेट था। उसने कहा, लिली ने कल अपने टीथिंग बिस्किट खत्म कर दिए। मैंने उसके लिए नीचे से कुछ बेबी पफ्स खरीदे हैं। उसने मुझे पैकेट पकड़ाया और अंदर देखा। वह अभी तक नहीं उठी है? मैं मुस्कुराई। वह अभी करवट बदली है। अंदर आओ और बैठो। ओलिविया शॉ अपार्टमेंट नंबर 602 में रहने वाली पड़ोसी थी। वह सामुदायिक अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ थी। वह 6 महीने पहले यहाँ आई थी। शुरू में हमारा उससे मुश्किल से ही कोई संपर्क था। हम दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं था। एक रात लिली को बुखार हो गया। मैं आधी रात को उसे लेकर मोहल्ले में इधर उधर घूम रही थी, किसी क्लिनिक की तलाश में। लिफ्ट में मेरी मुलाकात ओलिविया से हुई, जो अभी अभी नाइट शिफ्ट से लौटी थी। उसने लिली को मेरी गोद से लिया, उसका माथा छुआ और कहा, यह तो बस अचानक आने वाला शिशु बुखार है, घबराओ मत। तब से वह मेरी मुफ्त पेरेंटिंग सलाहकार, लिली की अनौपचारिक गॉड मदर और मेरे फ्रिज में रखे खाने की मुख्य प्रायोजक बन गई। ओलिविया ने चप्पल पहनी और आई अंदर। वह कुशलता से लिविंग रूम के फर्श पर बिखरे खिलौनों के बीच से गुजरी, बेडरूम में गई और लिली को गोद में उठा लिया। लिली 2 बार सिसकी और अपनी आंखें खोली। ओलिविया को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने उसके बाल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। ओह नहीं, फिर से पकड़ने की कोशिश कर रही हो? ओलिविया ने उसके बाल हटाए, लिली के गाल को चुटकी काटी और पूछा, क्या तुम कल रात अच्छे से सोई? मैंने थोड़ा डरते हुए कहा, ठीक ठाक। उसने मुझे सिर्फ 3 बार लात मारी। मैं अंदर चली गई। मैं रसोई में पानी उबालने गई। ओलिविया ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर लाल निशान है, तीसरी लात से। ओलिविया हंस पड़ी और लिली को गोद में लेकर लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गई। लिली ने पहले ही बेबी पफ चबाना शुरू कर दिया था। वह उसे बहुत ध्यान से चबा रही थी। लार और पफ के टुकड़े उसके पूरे हाथ पर लगे हुए थे। मैं रसोई में फॉर्मूला मिला रही थी जब मैंने ओलिविया को बाहर लिली से बात करते सुना। लिली, आज मौसम अच्छा है, क्या मैं तुम्हें आज दोपहर पार्क ले जाऊं? लिली ने जवाब दिया। नहीं, तो घर पर ही रहो, लिली ने जवाब दिया। नहीं चाहिए, ओलिविया ने पूछा। तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? उसने अपने मुंह से चबाया हुआ बेबी पफ निकाला और ओलिविया को दे दिया। ओलिविया ने अवाक होकर कहा, धन्यवाद, मुझे भूख नहीं है। मैं फॉर्मूला की बोतल लेकर बाहर आई। जैसे ही मैं कुछ बोलने वाली थी, दरवाजे की घंटी फिर बजी। ओलिविया और मैंने एक दूसरे को देखा। उसने पूछा, क्या आप किसी के आने की उम्मीद कर रही हैं? मैं आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोला। वनेसा रीड बाहर खड़ी थी। 3 साल पहले से उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया था। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उसने बेज रंग का ट्रेंच कोट पहना हुआ था। उसका मेकअप बहुत हल्का था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह मुझे भी देख रही थी। उसकी नज़र मेरे बिखरे बालों और झुर्रीदार, नींद से भरी शक्ल से हटकर मेरे हाथ में रखी फॉर्मूला की बोतल पर पड़ी। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहती हूँ? मैंने किसी से पता लगवाया था। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। शायद पिछली रात उसे अच्छी नींद नहीं आई थी। उसने कहा, कल जब तुमने फ़ोन रखा था उसके बाद तुमने फिर कभी जवाब नहीं दिया। मेरा फ़ोन साइलेंट पर था। शोर होने पर लिली सो नहीं पाती। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं एक तरफ हट गई। वह दरवाजे से अंदर चली गई। जब वह जूते बदल रही थी, ओलिविया ने आवाज़ दी, लिली, उसे मत फेंको। ओलिविया की आवाज़ लिविंग रूम से आई। एक धीमी सी आवाज़ हुई। एक चबाया हुआ बेबी पफ लिविंग रूम में उड़ता हुआ आया और ठीक वेनेसा के पैरों के पास जा गिरा। वेनेसा ने अपना सिर नीचे किया और उस चीज को देखा। फिर उसने ऊपर देखा। ओलिविया वहां खड़ी थी। लिली को गोद में लिए वेनेसा लिविंग रूम के बीचों बीच बैठी थी। लिली का चेहरा पफ के टुकड़ों से सना हुआ था। वह अभी भी एक पफ का आधा टुकड़ा अपने हाथ में पकड़े हुए थी, दूसरा खाने के लिए तैयार थी। तभी वेनेसा की नजर ओलिविया के चेहरे पर पड़ी, फिर लिली के चेहरे पर और फिर वापस ओलिविया पर। फिर उसकी नजर ओलिविया और लिली द्वारा पहनी गई एक जैसी मिंट ग्रीन हुडी पर टिकी। ओलिविया ने 2 दिन पहले लिली के लिए उसी स्टाइल की हुडी ऑनलाइन खरीदी थी। माता पिता और बच्चे का एक जैसा पहनावा। वेनेसा ने कुछ नहीं कहा। लगभग 3 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। वेनेसा ने मेरी तरफ देखा और पूछा, ये कौन है? मेरी पड़ोसी, मैंने कहा। ओलिविया शॉ।
एक बाल रोग विशेषज्ञ। वो बगल वाले घर में रहती हैं, मैंने दोहराया। मेरी पड़ोसी। ओलिविया को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वो आगे बढ़ी और बोली, नमस्ते, मैं बगल वाले अपार्टमेंट नंबर 602 से हूँ। आप ब्लैक कार्टर की पूर्व मंगेतर हैं। वेनेसा ने बड़ी शांति से बातचीत जारी रखी। ओलिविया ने लिली को हल्के से गले लगा लिया। लिली उस नई मेहमान के बारे में बहुत उत्सुक थी। उसने अपना सिर झुकाया और मैंने वेनेसा को गौर से देखा। कुछ सेकंड तक घूरने के बाद उसने उसकी ओर इशारा किया और एक शब्द बोला, आंटी। वेनेसा के होंठों का कोना थोड़ा सा हिला। मैंने अनदेखा करने का नाटक किया। मैंने कहा, बैठो, पानी या चाय? पानी ठीक है। वह सोफे पर बैठ गई। ओलिविया बड़ी चतुराई से खड़ी हुई और बोली, तो मैं पहले वापस चलती हूँ। उसने लिली को मुझे सौंप दिया। लिली ने मना कर दिया। अगर तुम्हारे कान है तो। उसने ओलिविया का कॉलर पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। उसका मुंह नीचे की ओर मुड़ा हुआ था। वो देख रही थी जैसे वो रोने ही वाली हो। अच्छी बच्ची बनना लिली, मैं आज दोपहर तुमसे मिलने वापस आऊंगी। ओलिविया ने कुछ पल तक उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन लिली नहीं मानी। वो ओलिविया की गर्दन से कस कर लिपट गई। एक बार वेनेसा की तरफ देखा, फिर अपना सिर ओलिविया की बाहों में छिपा लिया। अजनबियों के प्रति बच्चों का डर सीधा और क्रूर होता है। वेनेसा रीढ़ सोफे पर बैठी थी। उसकी पीठ एकदम सीधी थी। उसके हाथ उसके घुटनों पर टिके थे। उसकी उंगलियों के सिरे थोड़े पीले थे। ओलिविया, शॉन ने मुझे सिर हिलाकर इशारा किया और चली गई। मैंने लिली कार्टर को अपनी गोद में ले लिया, मेरी बाहों में। उसने 2 बार छटपटाया। ओलिविया को दरवाजा बंद करके जाते हुए देखा, फिर आखिरकार अनिच्छा से मेरे कंधे पर लेट गई। बैठक में सन्नाटा छा गया। वनेसा मेरे सामने बैठी थी। हमारे बीच खिलौनों और बच्चों के सामान से भरी एक कॉफी टेबल थी। उसने कहा, तुम्हारा वजन कम हो गया है, बच्चे को पालने पर ऐसा ही होता है। उसने आगे कहा, जिस बच्ची के बारे में तुमने कल कहा था वह तुम्हारी बेटी थी, मेरी चचेरी बहन की बेटी। मैंने लिली को शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मेरी चचेरी बहन की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसकी मेरे पति बहुत पहले भाग गए थे। लिली को कोई नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे गोद ले लिया। वनेसा की उंगलियां घुटनों पर थोड़ी मुड़ गईं। उसने पूछा, तो आप उसे अकेले पाल रही हैं? लगभग 2 साल। उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कॉफी टेबल पर रखी आधी चबाई हुई टीथिंग स्टिक को घूरने लगी। काफी देर बाद उसने आखिरकार पूछा, आप कैसी हैं? काफी अच्छी। काम के बारे में क्या? मैंने एक छोटी कंपनी शुरू की है। हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये मेरा और मेरे परिवार का खर्च चलाने के लिए काफी है। लिली, छोटी कंपनी। शब्द सुनकर उसकी भौहें थोड़ी ढीली पड़ गईं। मैं समझ गया कि वह क्या सोच रही है। शायद वह सोच रही थी कि मैं अभी भी वही 3 साल पुराना कंगाल प्रोग्रामर हूं जो जैसे तैसे गुजारा करता है, और अब एक बच्चे की परवरिश भी करनी है। मैंने कुछ नहीं बताया। आखिर बताने को था क्या? टाइम टेक के पिछले साल के राजस्व आंकड़े, हमारी 3 दौर की फंडिंग से मिली रकम, पिछले महीने ही जीता गया सरकारी प्रोजेक्ट, इन सब बातों का उससे कोई लेना देना नहीं था। लिली ने मेरे कंधे पर जमाई ली। उसकी लार से मेरे कॉलर का एक हिस्सा भीग गया। वेनेसा ने ऊपर देखा। मैंने पूछा, तुम मुझसे किस लिए आई हो? उसने अपने होंठ दबाए और बोली, 3 साल पहले क्या हुआ था मुझे हमेशा याद है। क्या हुआ था? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें हल्की लाल थीं। उसने कहा, हमने तय किया था कि तुम मेरे लौटने का इंतजार करोगे। मैंने कला संग्रहालय के पास जिनकगो के पेड़ के नीचे यही कहा था। 23 साल की उम्र में मैंने कसम खाई थी कि मैं उसका इंतजार करूंगा। तब मुझे लगता था कि किसी का इंतजार करना दुनिया का सबसे आसान काम है। जब उसकी माँ ने अंगूठी मेरे चेहरे पर फेंकी, तब मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम इंतजार करना नहीं था, बल्कि किसी के सामने यह सुनना था कि वह इंतजार के लायक नहीं है। ओह, वह बात। मैंने अपना सिर नीचे किया और लिली के सिर के पीछे देखा। उसके सुंदर मुलायम बाल काफी बढ़ गए थे। मैंने कहा, मुझे लगा था कि वह वादा रद्द हो गया था। जिस दिन तुम गई थी, तुमने कभी नहीं कहा कि वह वादा अभी भी मायने रखता है। जिस दिन मैं गई थी, माइल, वनेसा जम गई। जिस दिन वह गई थी, उसने कुछ नहीं कहा। वह बस सुरक्षा चौकी पर खड़ी रही, और उसने एक बार मेरी तरफ देखा। मुझे वह नज़र बहुत अच्छी तरह याद है, लेकिन मैं उसे कभी समझ नहीं पाई थी। मैं खड़ी हुई और बोली, खैर, मुझे फॉर्मूला बनाना है। अगर तुम्हारे पास कुछ और नहीं है ब्लैक, तो मैं इस बार नहीं जा रही। मैं लिली को गोद में लिए वहीं खड़ी रही। लिली ने अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। फिर उसने वेनेसा की तरफ देखा। फिर उसने एक घूंट दूध डकारा और ठीक मेरे कपड़ों पर थूक दिया। मैंने दूध के उस गड्ढे को देखा और अवाक होकर बोली, लिली, क्या तुम ये कर रही हो? जानबूझकर। लिली हंसी, अपने 4 छोटे छोटे दांत दिखाते हुए, और खुशी से ताली बजाई। वनेसा ने अपना कप कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के जोड़ एक सफेद रेखा में खिंच गए। जब वनेसा चली गई, तो वह एक बिजनेस कार्ड छोड़ गई जिस पर लंदन की किसी डिजाइन फर्म में पार्टनर होने का जिक्र था और एक सुनहरे रंग का उभरा हुआ लोगो था। उसके नीचे
एक छोटी सी पंक्ति में लिखा था, वनेसा रीड, सीनियर पार्टनर। मैंने कार्ड को जूते रखने वाली अलमारी पर रख दिया और बच्चे की देखभाल करने के लिए मुड़ गई। दोपहर 3 बजे रयान ब्रूक्स आया। उसके आने का तरीका भी वैसा ही था जैसा वनेसा के आने का था, हमेशा। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया। उसने फिंगरप्रिंट लॉक का इस्तेमाल किया और सीधे अंदर आ गया। मैंने ही उसके फिंगरप्रिंट रजिस्टर किए थे। तब से मुझे अनगिनत बार इसका पछतावा हुआ है। मैं फर्श पर बैठकर ब्लॉक बना रही थी। लिली मेरे बगल में उन्हें तोड़ रही थी। मैं एक ब्लॉक जोड़ती और वह 2 ब्लॉक तोड़ देती। माता पिता बच्चे का एकदम सही तालमेल। रेयान ने अपने जूते उतारे, फ्रिज से कोक का कैन निकाला, उसे खोला, सोफे पर बैठ गया, पैर मोड़े और बोला, बात करो। उसने कोक का एक घूंट लिया। विस्तार से बताओ, शुरू से बताओ। मैंने अवाक होकर कहा। कौन सा शुरू? उसने कहा, वैनेसा रीड। अनजान बनने का नाटक मत करो। तुमने कल रात अपने फीड पर कुछ पोस्ट किया था, मेरी बेटी ने आज गाजर की प्यूरी खाने से मना कर दिया, फिर तुमने उसे कुछ ही सेकंड में डिलीट कर दिया। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने फिर पूछा, अब वह कैसी दिखती है? क्या वह बूढ़ी हो गई है? क्या वह मोटी हो गई है? क्या लोगों का वर्णन करने के तुम्हारे तरीके में कुछ गड़बड़ है? विस्तार से बताओ, मुझे विस्तार से बताओ। रेयान ने अपनी जेब से फोन निकाला और खोला। नोट्स ऐप। मैंने 3 साल तक सामग्री यूं ही इकट्ठा नहीं की थी। मैंने ब्लॉग बनाना बंद किया और उसकी तरफ देखा। कौन सी सामग्री? रेयान ने अपना फोन स्क्रीन मेरी तरफ घुमाया। नोट्स ऐप दर्जनों स्क्रीनशॉट से भरा हुआ था। मैं झुकी और उन पर एक नजर डाली। पहला स्क्रीनशॉट मिसेज रीड के सोशल मीडिया से था। तारीख 3 साल पहले की थी। तस्वीर एक भोज की थी। कैप्शन में लिखा था, वैनेसा आज रवाना हो रही है, एक उज्जवल भविष्य के साथ लंदन जा रही है। कुछ लोग जो अपनी औकात नहीं जानते, मुझे सच में जाग जाना चाहिए। दूसरा पोस्ट मिसेज रीड का 2.5 साल पुराना था। उसमें लिखा था, वैनेसा लंदन की एक फर्म में इंटर्नशिप कर रही है। उसके मेंटर ने उसकी असाधारण प्रतिभा की तारीफ की। आखिर सोना जहां भी जाता है चमकता ही है, कुछ लोगों के विपरीत। हाँ हाँ। तीसरा पोस्ट मिसेज रीड के फैमिली ग्रुप चैट में बात करते हुए का स्क्रीनशॉट था। उन्होंने लिखा, वह कार्टर लड़का अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाएगा। वैनेसा का उसके साथ न होना मेरे द्वारा लिया गया अब तक का सबसे समझदारी भरा फैसला था। मैंने चौथा और पांचवा पोस्ट देखना खत्म किया और छठे स्क्रीनशॉट को देखकर उसने पूछा, तुमने ये सब क्यों सहेज कर रखा? रेयान ने अपना फोन दूर रख दिया। उसका चेहरा गंभीर था। भाई, इसे रणनीतिक रिजर्व कहते हैं। 3 साल हो गए हैं। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। क्या? किस बात का इंतजार कर रहे थे? उसने कहा, उसके वापस आने का। रीड परिवार को पता चले कि अब तुम्हारी कितनी कीमत है। उनके चेहरों के हाव भाव। मुझे ये सब अपनी आंखों से देखना है, वरना पिछले 3 सालों में लिए गए सारे स्क्रीनशॉट बेकार हो जाएंगे। लिली धीरे धीरे रेंग कर उसके पास आई और उसने रेयान की पैंट का पांव पकड़कर खुद को ऊपर खींच लिया। रेयान ने अपना सिर नीचे किया और उसे देखा। उसने उसे पकड़ने के लिए एक उंगली आगे बढ़ाई। मैंने कहा, लिली, अंकल बोलो। नहीं। रेयान ने पूछा, तुम्हारे पापा ने तुम्हें यह सिखाया? मैंने बेबसी से कहा, उसने खुद ही सीख लिया है। रेयान ने आह भरी और अपनी जेब से एक लॉलीपॉप निकाली। लिली की आंखें चमक उठी। उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने कहा, पहले अंकल बोलो, फिर मैं तुम्हें दूंगा। लिली लॉलीपॉप को घूरती रही। उसका मुंह हिला और उसने उसे निचोड़ लिया। अंकल। अंकल ठीक है, वैसे भी वो मुझे ही बुलाएगी। रेयान ने लॉलीपॉप मुझे पकड़ा दी। वो कैंडी नहीं खा सकती। मैंने उसे झट से छीन लिया। लिली का चेहरा उतर गया। उसके होंठ नीचे की ओर मुड़ गए और उसकी आंखें लाल हो गईं। रो मत, रो मत। मैंने उसे गोद में उठाया और उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। उसका रोना इतना जोरदार था कि ऊपर और नीचे की दीवारों से पेंट उखड़ सकता था। रेयान ने अपने कान ढक लिए और सोफे के कोने में दुबक गया। क्या उसने इतना जोर से रोया है? क्या आपके साथ ट्रेनिंग करके मेरी क्षमता बढ़ेगी? 5 मिनट तक मनाने के बाद लिली आखिरकार शांत हो गई और सिसकियां लेने लगी। उसका छोटा हाथ अभी भी रेयान ब्रूक्स की ओर बढ़ रहा था। अब काम पर वापस आते हैं। मैंने लिली कार्टर को प्लेपेन में बिठाया और उसके हाथ में एक टीथिंग स्टिक थमा दी। मैंने कहा, वैनेसा रीड आज सुबह आई थी। रेयान ने अपना कोक गिरा दिया। उसने पूछा, क्या वो आपके घर आई थी? हाँ, और ओलिविया शॉ भी यहां थी। ओलिविया शॉ? रेयान की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, और फिर? मैंने कहा, फिर लिली ने वैनेसा को आंटी कहा। रेयान सोफे पर सिर पीछे करके जोर जोर से हंसने लगा। उसके पैंट पर कोक गिर गया। वह हंसते हुए बोला, आंटी, लिली सच में तुम्हारी सगी बेटी है। नहीं रुको, तुम्हारी गोद ली हुई बेटी। नहीं रुको, बस करो, चुप रहो, बस रुको। रेयान ने अपने पैंट से कोक पोंछा और अपना फोन उठाया। वैनेसा रीड और उसकी माँ तुम्हें जरूर ढूंढने आएंगी। मैं तुमसे 3 दिन के अंदर $500 की शर्त लगाता हूं।
मैंने पूछा, किस बात पर शर्त? उन्होंने कहा, मिसेज रीड जरूर एक क्लासिक अंदाज में सामने आएंगी और कहेंगी, मुझे तो हमेशा से पता था कि तुम्हें काबिलियत है। उन्होंने गला साफ किया और मिसेज रीड की आवाज़ की नकल करते हुए अपनी आवाज़ को सिकोड़ा। ओह ब्लैक, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम एक होनहार नौजवान हो। उस समय जो हुआ वो एक गलतफहमी थी, सब कुछ एक गलतफहमी थी। बस करो। नहीं। रयान अचानक गंभीर हो गया। क्या तुम्हें पिछले महीने की उस बिजनेस मैगजीन की उभरते उद्यमियों की सूची याद है? तुम 7वें स्थान पर। अगर रीड परिवार आपकी कंपनी की जांच करे तो। वह रुका और मेरी आंखों में देखा। हम दोनों ने एक ही समय पर एक ही शब्द कहा, खत्म। ऐसा नहीं था कि मेरा काम खत्म हो गया था, रीड परिवार का स्वाभिमान चकनाचूर हो गया था। 3 साल पहले उन्होंने मुझे जितनी जोर से दूर धकेला था, अब जब वे वापस आने की कोशिश करेंगे तो उतना ही अजीब लगेगा। मैं बैठ गया और लिली के प्लेपेन से एक रबर का जिराफ उठाया जो बुरी तरह चबाया हुआ था। मैंने कहा, मैं इन सब में शामिल नहीं होना चाहता। मुझे पता है तुम नहीं चाहते। रेयान का, आज पहली बार उसका लहजा गंभीर था। उसने कहा, लेकिन भाई, कुछ चीजें तो होती ही हैं, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। वैनेसा रीड खुद तुम्हारे पास आई थी। उसकी माँ तुम्हारे बारे में पूछताछ के बिना नहीं रह सकती। आदेश, और अब एक झटपट खोज से सीधे टाइम टेक का पता चल जाएगा। जैसे ही उसे टाइम टेक के बारे में पता चलेगा, उसने फिर से अपना फोन उठाया और श्रीमती रीड की 3 साल पुरानी एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट निकाला। उसमें लिखा था, वैनेसा किसी बेहतर इंसान की हकदार है। एक गरीब बच्ची जिसके पास अपना घर भी नहीं है, उसे क्या हक है? मैंने देखा उस पंक्ति पर। मेरे गले में कुछ अटक गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड। मैंने कहा, वह गलत नहीं थी। मैं सचमुच उस समय गरीब थी। रेयान की मुस्कान गायब हो गई। उसने कहा, तुम गरीब थी, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए था। उसकी आवाज दबी हुई थी जब उसने कहा, मैं उस समय तुम्हारे ठीक बगल में था। मैंने तुम्हें रीड परिवार के घर के बाहर झुककर वह अंगूठी उठाते हुए देखा था। तुम वहां काफी देर तक झुकी रही। मैंने कुछ नहीं कहा। लिली ने दांत निकलने वाली स्टिक चबाना खत्म किया और खड़ी हो गई। प्ले पेन। लड़खड़ाते हुए उसने दोनों हाथ मेरी ओर उठाए और गोद में लेने को कहा। उसका चौथा शब्द। मैं नीचे झुका और उसे गोद में उठा लिया। उसने अपना सिर मेरी गर्दन पर टिका दिया। उसका छोटा हाथ मेरे कॉलर को कसकर पकड़े हुए था। मैंने कहा, ठीक है, रीड परिवार चाहे जो भी करे, मैं बस अपनी जिंदगी जीऊंगा। रेयान ने सिर हिलाया। फिर उसने कोक का एक और घूंट लिया। ओह, ठीक है। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें ओलिविया शॉ के लिए सच में कोई भावनाएं नहीं है? वह लिली की डॉक्टर और मेरी पड़ोसी है। रेयान ने पूछा। तो तो क्या? तो तुम रोजाना ज्यादा खाना बनाते हो क्योंकि तुम्हें खाना बर्बाद होने का डर है। मैंने लिली की टीथिंग स्टिक उसकी तरफ फेंकी। वह बच गया और लिली ने उसे देखकर ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई गद्दार हो। गद्दार। रेयान जीत गया। 3 दिन में नहीं, 2 दिन में। अगली शाम मैं रसोई में खाना बना रही थी। लिली कार्टर प्लेपेन में एक चूं चूं करने वाली प्लास्टिक की बत्तख को मार रही थी। मेरा फोन बजा। ये एक अनजान स्थानीय नंबर था। हेलो, क्या आप मिस्टर ब्लैक कार्टर हैं? ये एक अधेड़ उम्र की महिला थी। जानबूझकर गर्मजोशी भरे लहजे में विनम्रता से पूछा गया। ये हैं वो। और आप कौन हैं? मैं नोरा हूं, मार्गरेट की दोस्त। आप जानती हैं ना, आपके सामुदायिक संपत्ति कार्यालय से। क्या आपको पिछली बार मकान मालिकों की बैठक याद है? नोरा सीधे मुद्दे पर आ गई। दूसरी तरफ से थोड़ी देर रुकने के बाद आवाज आई, बात यह है, मेरी एक दोस्त आपको परसों रात खाने पर बुलाना चाहती है, बस हालचाल जानने के लिए। मैंने पूछा, कौन सी दोस्त? उसने कहा, एलेनोर रीड। आप उसे जानती हैं? मैं बैठ गया। स्पैचुला। खाना पकाने की गंध मेरे गले में अटक गई। मिसेज रीड? उन्होंने कहा, जी हाँ। उन्होंने कहा कि यह बस एक अनौपचारिक पारिवारिक भोजन है। पुराने दोस्त मिल रहे हैं। पुराने दोस्त? 3 साल पहले जब उस पुरानी दोस्त ने मुझे आखिरी बार देखा था तो उसके ठीक यही शब्द थे, निकल जाओ, मेरे परिवार के फर्श को गंदा मत करो। मैंने पूछा, परसों रात कितने बजे? शाम 7 बजे इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के पास एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में। मैं आपको पता भेज दूंगी। मैंने एक पल सोचा और मैंने अहम सवाल पूछा, क्या मैं अपने साथ एक बच्चा ला सकती हूँ? एक बच्चा? मैंने कहा, मेरी बेटी 1 साल की है। मुझे उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ से 3 सेकंड तक हिचकिचाने के बाद मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं पूछ लेती हूँ। फोन रखने के बाद मैंने रेयान को $500 भेजे। ध्यान रहे, आप जीत गए। रेयान ने तुरंत जवाब दिया। एक और जानकारी, एलेनोर रीड ने कल अपने अमीर पत्नियों के ग्रुप में कुछ पोस्ट किया था। कैप्शन था, जिंदगी आश्चर्यों से भरी है, और साथ में 3 सूरज वाले इमोजी थे। मुझे लगता है कि वह, मुझे टाइम टेक के बारे में पहले ही पता चल चुका है। मैंने जवाब दिया, हम। रेयान ने एक और संदेश भेजा, मुझे भी ले आओ। मैंने जवाब दिया। रेयान ने कहा,
अगर मैं इस तरह के ऐतिहासिक दृश्य का हिस्सा नहीं रहा तो मेरा जीवन कभी पूरा नहीं होगा। बस कह दो कि मैं तुम्हारा कंपनी पार्टनर हूं, ये झूठ नहीं होगा। मैंने इस बारे में सोचा और जवाब दिया, ठीक है, तुम लिली का डायपर बैग ले जाओ, सौदा पक्का। परसों की रात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के पास एक निजी रेस्तरां में निजी कमरा बहुत बड़ा था। गोल मेज पर सफेद कपड़ा बिछा था, उस पर ताजे फूलों का गुलदस्ता रखा था। रोशनी हल्की पीली थी। एलेनोर रीड मुख्य सीट पर बैठी थी। वह 3 साल पहले की तुलना में थोड़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन उन्होंने अपना रूप रंग अच्छे से बनाए रखा था। उन्होंने गहरे लाल रंग का रिबन और गले में मोतियों की माला पहनी थी। उनके दाहिनी ओर वैनेसा रीड बैठी थी। उन्होंने काले रंग की कॉकटेल ड्रेस पहनी थी। उनके बाल पिन से बंधे थे, जिससे उनकी गर्दन की खूबसूरती झलक रही थी। कुछ और लोग भी थे जिन्हें मैं नहीं जानती थी, शायद वे रीड परिवार के दोस्त थे। परिवार के लोग कमरे को भरने के लिए अंदर आए। जब मैं लिली को गोद में लेकर अंदर आई तो सबकी निगाहें हम पर टिक गईं। मैंने एक ग्रे रंग की हुडी पहनी हुई थी। चूंकि लिली ने टैक्सी में दूध उल्टी कर दी थी, इसलिए उस पर एक गीला धब्बा था। लिली ने फूलों वाली वंसी पहनी हुई थी जो ओलिविया शॉ ने उसे कल खरीद कर दी थी। उसके बालों में एक छोटा सा रिबन लगा हुआ था। वह रिबन कमरे में सबसे चमकदार चीज थी। रयान ब्रूक्स मेरे पीछे पीछे आया। उसने एक शानदार सूट पहना हुआ था। एलेनोर रीड खड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे के भावों को बड़ी चतुराई से संभाला हुआ था। बस थोड़ी सी उसके होंठों के कोने पर आई हल्की सी हरकत ने उसकी पहचान उजागर कर दी। ब्लैक, तुम यहां हो, आओ आओ बैठो। उसकी आवाज इतनी गर्म थी कि मानो दिल को छू गई हो। ये लिली ही होगी, है ना? अरे वाह, कितनी चंचल बच्ची है। लिली ने 3 सेकंड तक एलेनोर को देखा। एलेनोर की मुस्कान और भी खिल उठी। उसने लिली के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। लिली ने अपना सिर झुकाया। उसकी भौहें तन गईं, उसका मुंह धीरे धीरे खुल गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, बड़ा राक्षस। पूरा कमरा शांत हो गया। बड़ा राक्षस, लिली कार्टर। उसने एक छोटा सा वाक्य पूरी स्पष्टता से बोला था। मैंने अपने पीछे रियान ब्रूक्स को कोक का कैन हिलाते हुए सुना। एलेनोर रीड के चेहरे पर मुस्कान जम गई। हाँ हाँ, बच्चे, है ना? उसने दो सूखी हंसी हंसी और अपना हाथ पीछे खींच लिया। बच्चे अजीबोगरीब बातें कहते हैं। बच्चे अजीबोगरीब बातें कहते हैं। मैंने जल्दी से लिली का मुंह ढक दिया। माफ कीजिए श्रीमती रीड, वह आजकल कार्टून देख रही है। वह हर चीज को बड़ा राक्षस कहती है। यह झूठ था। उसने सिर्फ एलेनोर को ही ऐसा कहा था। रयान ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसके चेहरे को 4 शब्दों में बयान किया जा सकता था, संयम और बेचैनी से नोट्स बनाना। एलेनोर वापस बैठ गई, अपने चेहरे के भावों को ठीक किया और हल्की फुल्की बातें करने लगी। ब्लैक, बहुत दिनों बाद मिले। तुम पहले से पतले हो गए हो। बच्चे को पालना मुश्किल होता होगा, है ना? कोई बात नहीं, अकेले करना आसान नहीं होता। देखो, तुम काम भी कर रहे हो और लिली की देखभाल भी। मुझे सच में तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैंने टोफू का एक टुकड़ा उठाया और अपने कटोरे में डाल लिया। एलेनोर ने आगे कहा, ओह हाँ, मैंने सुना है कि तुमने अपना खुद का काम शुरू कर दिया है। अब कंपनी के बारे में बताओ। ये आ गया। मैंने जवाब दिया, हम बस एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी। अरे, इतनी विनम्रता मत दिखाओ। एलेनोर की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, मैंने सुना है इसका नाम टाइम टैक है। पिछले महीने किसी लिस्ट में इसका नाम था, है ना? मैं अजीब तरह से मुस्कुराया। उसने कहा, उभरते उद्यमियों की लिस्ट में 7वें नंबर पर। एलेनोर ने मेज पर हाथ मारा, जिससे लिली चौंक गई। उसने कहा, अद्भुत। मैंने हमेशा यही कहा था। कॉलेज के दिनों से ही मुझे पता था कि तुम बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए पैदा हुए हो। रयान की चॉपस्टिक्स में बीच हवा में जम गई। मैं भी जम गई। क्या उसे कॉलेज के दिनों की याद आ गई? कॉलेज के दिनों की? उसके ठीक शब्द थे। किसी छोटे से स्टूडियो का कोडर, उसका भविष्य कैसा हो सकता है? मेरी बेटी तुम्हारे साथ गरीबी नहीं झेल सकती। मैंने ये बात जोर से नहीं कही, लेकिन रयान ने मुझे टेबल के नीचे लात मार दी। मैंने उसके फोन पर नजर डाली। स्क्रीन पर 3 साल पुराना स्क्रीनशॉट था। आप मेरी तारीफ कर रही हैं मिसेस रीड? मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वेनेसा रीड ने पूरे समय एक शब्द भी नहीं कहा था। वह वहां बैठी रही, मानो कुछ बोल ही नहीं रही हो। वह अपनी चॉपस्टिक्स को छू रही थी। उसका सिर लगातार नीचे झुका हुआ था। मैंने देखा कि मेज पोश के नीचे उसका हाथ मुट्ठी में बंद था। गिलहरी के आकार की एक मैंड्रिन मछली परोसी गई और मेज के बीचों बीच रख दी गई। मछली का मुंह चौड़ा खुला हुआ था, जो चमकदार मीठी खट्टी चटनी से ढका हुआ था। मछली को देखते ही लिली उत्साहित हो गई, मेरी बाहों में लात मारने लगी और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगी। रुको, इसमें हड्डियां हैं। बहुत देर हो चुकी थी। लिली ने एक हाथ मछली पर पटक दिया। मीठी खट्टी चटनी चारों ओर फैल गई। एक बूंद ठीक मेरे हाथ में गिरी। एलेनोर के सामने लाल वाइन का गिलास था। एक हल्की सी आवाज के साथ उसमें से एक छोटी सी छींटा उठी। मेज पर बैठे सभी लोग उस गिलास को घूरने लगे। एलेनोर ने अपना सिर नीचे किया और अपने गिलास को देखा।
लाल वाइन में हरे प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा और कुछ सफ़ेद तिल तैर रहे थे। उसने 2 बार और सूखी हंसी हंसी। बच्चे, है ना, कितने चंचल हैं। रेहान ने शांति से अपना फ़ोन निकाला और संदेश देखने का नाटक किया। मेरी नज़र उसकी स्क्रीन पर पड़ी। वह अपने नोट्स ऐप में एक लाइन टाइप कर रहा था। लिली कार्टर ने तबाही मचा दी। रीड परिवार का डिनर, पहला दौर। डिनर रुक रुक कर चलता रहा। लिली ने सूप का कटोरा गिरा दिया, एलेनोर का नैपकिन खींच लिया, चबाए हुए चावल मेज पोछ पर थूक दिए और अंत में मेरे कंधे पर सो गई, अपने पीछे लार के निशान छोड़ते हुए। एलेनोर ने मिठाई परोसे जाने तक पूरे समय अपनी बनावटी मुस्कान बनाए रखी। फिर आखिरकार वह असली मुद्दे पर आई। ब्लैक। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और हाथ जोड़ लिए। उस समय जो हुआ था उसके बारे में मुझे सच में नहीं पता। इसे बहुत ही उचित तरीके से संभाले। मैंने बिना कुछ कहे अपना भुना हुआ मांस चबाया। उस समय वैनेसा अभी छोटी थी। मैं भी आवेग में आकर काम कर रही थी। आप जानती हैं कि माता पिता कैसे होते हैं। हमें हमेशा डर रहता है कि हमारे बच्चे कष्ट सहेंगे। श्रीमती रीड। मैंने अपना कांटा नीचे रखा और कहा, लिली सो रही है, मुझे उसे घर ले जाना है। आप जो भी कहना चाहती हैं कह सकती हैं। उन्होंने कहा, मेरा मतलब है। मैं समझ गई। मैं खड़ी हो गई। लिली मेरी बाहों में धीरे से सिसकी, करवट बदली और सोती रही। मैंने कहा, तुम्हारा मतलब है कि 3 साल पहले तुम सोचती थी कि मैं काफ़ी अच्छी नहीं हूँ, अब तुम सोचती हो कि मैं ठीक हूँ। एलेनोर की मुस्कान सख्त हो गई। लेकिन यह सिर्फ इसलिए ठीक नहीं हो जाता क्योंकि तुम इसे ठीक समझती हो। मैंने मेज़ पर बैठे सभी लोगों को सिर हिलाकर अभिवादन किया और बाहर जाने के लिए मुड़ गई। रेहान मेरे पीछे पीछे जल्दी से आया। जैसे ही हम निजी कमरे से बाहर निकले, मुझे पीछे से वैनेसा की आवाज़ें सुनाई दी। माँ, बोलना बंद करो। दरवाज़ा बंद हो गया। गलियारा एकदम शांत था। रेहान मेरे बगल में चल रहा था। कुछ देर बाद, 10 सेकंड से ज्यादा की चुप्पी के बाद, उसने कहा, तुम वहां काफी कूल लग रहे थे। चुप रहो, चुप रहो। सच में तुम कम से कम 3 सेकंड के लिए तो कूल थे। फिर तुम्हारी बेटी की लाड़ ने तुम्हारा कंधा खराब कर दिया। मैंने नीचे देखा। मेरे कंधे पर एक बड़ा गीला धब्बा था। चलो चलते हैं। लिफ्ट में रेहान ने अपने फोन को देखा और अचानक जोर से हंसा। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, एलेनोर ने अभी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उसमें लिखा है, पारिवारिक मिलन, गर्मजोशी भरा और शानदार। और उसने उसने आज रात के खाने की मेज की एक तस्वीर भेजी। मैं झुककर देखने लगा। तस्वीर में मुझे एलेनोर, वैनेसा और पीछे से एक धुंधली सी भूरे रंग की हुड वाली आकृति दिखाई दी। उसने कहा, उसने तुम्हारी पीठ को काटकर पारिवारिक मिलन की तस्वीर बना दी है। मैं अवाक रह गया। रेयान ने अपनी स्क्रीन लॉक की और मेरे कंधे पर थपथपाया। भाई, रीड परिवार के सामाजिक दायरे में तुम पहले ही गरीब बच्चे से परिवार के सदस्य बन चुके हो। क्या तुम इसका आनंद लेना बंद कर सकते हो? नहीं। वेनेसा ने अपना अभियान शुरू कर दिया। पहले दिन जब मैं घर आया, काम पर, मेरे दरवाजे पर एक बैग था। अंदर बच्चों के खिलौनों का एक सेट था जो आयातित था और उस पर फ्रेंच लेबल लगे हुए थे। कीमत $800 से अधिक थी। लिली ने पैकेजिंग फाड़ दी। उसने आवाज, रोशनी और इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं वाली महंगी खिलौना ट्रेन पर एक नजर डाली, उसे उठाया, फिर ट्रेन को एक तरफ फेंक दिया और गत्ते के डिब्बे में सिर के बल कूद गई। वह उस डिब्बे में 1 घंटे तक रही। अगले दिन वेनेसा खुद आई। उसने कहा कि वह मेरे लिए खाना बनाना चाहती है। उसने कहा, मैंने लंदन में खाना बनाना सीखा है। वेनेसा ने एप्रन पहना और उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली। मैं रसोई के दरवाजे पर लिली को गोद में लिए खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसने फ्रिज खोला, कुछ अंडे निकाले और पूछा, क्या तले हुए अंडों में टमाटर डालना ठीक है? जब उसने अंडे तोड़े तो उनका आधा छिलका कटोरे में गिर गया। जब उसने टमाटर काटे तो उसकी उंगली लगभग कट गई। जब उसने चूल्हा जलाया तो तेल उछल पड़ा। वह 3 कदम पीछे हटी और मसाले रखने वाला रैक गिरा दिया। सोया सॉस की बोतल टूट गई। सोया सॉस फर्श पर फैल गया। लिली लिविंग रूम के प्लेपेन में बैठी थी। वो दूर से रसोई की ओर देख रही थी। वो बार बार एक ही शब्द दोहरा रही थी, नहीं नहीं। मैं पोछा लेकर रसोई में गई। मैंने कहा, तुम बाहर जाओ, मैं कर देती हूँ। वनेसा सोया सॉस के दागों के बीच खड़ी थी। उसका एप्रन अंडे और तेल से सना हुआ था। उसके आधे बाल बिखरे हुए थे। वो अभी भी स्पैचुला पकड़े हुए थी। जिस तरह से उसने मुझे देखा, उसे मैं कैसे बताऊं। वो बारिश में भीगी हुई बिल्ली जैसी लग रही थी। उसका स्वाभिमान अभी भी था, लेकिन वो लगभग खत्म होने की कगार पर था, गिरते हुए। मैं सीख सकती हूँ, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। अम्मा, लेकिन मेरे घर में सीखने की जरूरत नहीं है। उसकी उंगलियां छम्मच पर कस गईं। मैंने उसे याद दिलाया, चूल्हा अभी भी जल रहा है। वह मुड़ी। पैन में तेल पहले से ही धुआं छोड़ रहा था। मैंने उसे पकड़ा और चूल्हा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। हम बहुत करीब थे। उसकी सांस मेरी ठुड्डी को छू गई। मैंने उसे छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गया। मैंने कहा,
पहले जाकर लिविंग रूम में बैठो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। हम वह खड़ी हो गई। वहां उसकी उंगलियां मुड़ती और फिर खुलती। अंत में उसने एप्रन खोला, उसे करीने से मोड़ा और काउंटर पर रख दिया। फिर वह बाहर चली गई। मैं फर्श पर गिरी सोया सॉस को पोंछने के लिए नीचे झुकी। तभी मुझे लिविंग रूम से लिली की आवाज़ सुनाई दी, आंटी। फिर रोने की तेज आवाज़ आई। लिली रो रही थी। मैं 3 कदम दौड़कर बाहर गई। लिली प्लेपेन में बैठी थी। उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था और वह रो रही थी। वनेसा प्लेपेन के बाहर बैठी थी। उसके हाथ उसके सामने पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वह पूरी तरह खोई हुई लग रही थी। वनेसा, मैंने धीरे से कहा। मैंने उसके सिर को सिर्फ एक बार छुआ था। लिली इतनी जोर से रो रही थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी नाक से बलगम बह रहा था। मैंने उसे गोद में उठा लिया। उसने तुरंत अपना सिर मेरी गर्दन पर रख दिया और उसका रोना थोड़ा कम हो गया। मैंने कहा, वह अजनबियों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाती। वनेसा धीरे से खड़ी हुई। अजनबी, उसने दोहराया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। तीसरे दिन वनेसा मुझे ढूंढते हुए मेरी कंपनी में आई। मैं वहां नहीं था। मैं एक ग्राहक से मिलने बाहर गया था। वह आधे घंटे तक फ्रंट डेस्क पर इंतजार करती रही। 1 घंटे बाद मेरी मुलाकात रेयान से हुई, जो अभी अभी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया था। रेयान ने बाद में मुझे पूरी घटना बताई। रेयान ने कहा, उसने मुझसे पूछा कि तुम कब वापस आओगे। मैंने कहा कि मुझे पक्का नहीं पता। फिर उसने पूछा कि क्या वह कंपनी का दौरा कर सकती है। मैंने हाँ कह दिया। और फिर मैंने उसे कंपनी का दौरा कराया। रेयान ने पानी का एक घूंट लिया और आगे कहा, उसने ऑफिस एरिया देखा, लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम और डिस्प्ले वॉल पर पार्टनर कंपनियों के लोगो, टेंसेंट, बाइटडांस। ओह हाँ, उसने ये भी देखा। मैंने उसकी डेस्क पर लिली की तस्वीर देखी। उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? रेयान ने कहा, वह काफी देर तक वहीं खड़ी रही। वह दीवार पर लगे उन लोगों को काफी देर तक देखती रही। फिर जब वह जाने लगी तो दरवाजे के फ्रेम से टकरा गई। मैं उस दृश्य की कल्पना कर सकता हूँ। मैंने पूछा, आपने उससे कुछ अजीब तो नहीं कहा? उसने कहा, मैंने सिर्फ एक बात कही। आपने क्या कहा? उसने कहा, हमारे मिस्टर कार्टर पिछले कुछ सालों से काफी व्यस्त रहे हैं। एक बच्चे की परवरिश करने के साथ साथ कंपनी भी चला रहे हैं। उसके पास सामाजिक मेलजोल के लिए बिल्कुल समय नहीं है। पास के क्लिनिक की डॉक्टर शॉ ने उसकी बहुत मदद की है। वह बहुत अच्छी इंसान है। ये एक प्रत्यक्ष तथ्य है। मैंने अवाक होकर कहा, तुमने ओलिविया का जिक्र क्यों किया? रेयान ने मुझे आंख मारी। क्योंकि यह एक प्रत्यक्ष तथ्य है। मेरा मन किया उसे मारने का, लेकिन मैंने नहीं मारा क्योंकि लिली उसकी गोद में बैठकर उसका खिलौना चबा रही थी, वाटो। उस रात ब्राइट स्टेइंग के लिए ओलिविया रात के खाने पर आई। यह हमारी दिनचर्या थी। काम के बाद अगर वह ड्यूटी पर नहीं होती तो वह ओलिविया आकर लिली के लिए बेबी फूड बनाने में मदद करती थी। लिली को ओलिविया की बनाई कद्दू की प्यूरी बहुत पसंद थी। मैं रसोई में खाना बना रही थी। ओलिविया लिविंग रूम के फर्श पर लिली के साथ ब्लॉक स्टैकिंग खेल रही थी। लिली एक एक करके ओलिविया को ब्लॉक देती थी। ओलिविया उन्हें 5वें लेवल तक स्टैक करती थी। फिर लिली हाथ बढ़ाकर उन्हें एक ही झटके में गिरा देती थी, धड़ाम। फिर वह ताली बजाती और हंसती थी। ओलिविया भी हंसती थी। उसने फिर से ब्लॉक स्टैक किए और लिली ने उन्हें फिर से गिरा दिया। फिर से स्टैक करो, फिर से गिराओ। वे यही दोहराती रहीं। मैंने इसे 7-8 बार दोहराया। मैं खाना बाहर ले गई और मेज पर रख दिया। मैंने बेबसी से कहा, तुम दोनों इसे पूरी रात खेल सकती हो। चीज़ों को खोलने में इसमें वाकई बहुत हुनर है। ओलिविया ने लिली को गोद में उठाया और खाने की मेज पर बैठ गई। उसने कहा, ये एक दिन इंजीनियर बन सकती है। मैं हंस पड़ी। एक इंजीनियर? उसने कहा, फिर भी इंजीनियर ही। मैंने लिली को बिब पहना दिया। ओलिविया ने उसे छोटे चम्मच से कद्दू की प्यूरी खिलाई। लिली ने अपना मुंह खोला और उसे खाया, एक के बाद एक निवाला। वह अविश्वसनीय रूप से वह बहुत ही सलीके से पेश आ रही थी। मैं बैठ गई और बोली, वह सिर्फ तुम्हारे साथ ही खाती है। जब मैं उसे खिलाती हूँ तो वह आधे घंटे तक नखरे करती रहती है। ओलिविया बोली, शायद तुम्हारा एयरप्लेन मोड उतना तेज नहीं है। मैंने कहा, मेरा एयरप्लेन मोड तो बहुत तेज है। उसने कहा, हम इसीलिए तो उसने तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। हम थोड़ी देर चुपचाप खाते रहे। लिली ने कद्दू की प्यूरी खत्म करने के बाद ओलिविया की आस्तीन का किनारा चबाना शुरू कर दिया। ओलिविया उसे चबाने देती रही और दूसरे हाथ से खाना खाती रही। रसोई की गर्म पीली रोशनी उन पर पड़ रही थी। मैंने 2 पल के लिए उन्हें देखा। क्या हुआ? ओलिविया ने ऊपर देखा। कुछ नहीं। मैंने अपना सिर नीचे किया और जल्दी जल्दी चावल मुंह में ठूंस ली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने चॉपस्टिक नीचे रख दी और दरवाजा खोलने गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला। वनेसा दालान में खड़ी थी। उसने हल्के भूरे रंग का कोट पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे। उसके हाथ में एक गर्म खाने का डिब्बा था। मैंने सुअर की पसली का सूप बनाया है, उसने कहा। पिछली बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इस बार मैंने ट्यूटोरियल फॉलो किया। उसकी नज़र मेरे कंधे के ऊपर से गुजरी और लिविंग रूम की तरफ गई। ओलिविया लिली के मुंह में कद्दू की प्यूरी का आखिरी चम्मच खिला रही थी। फिर
उसने लापरवाही से लिली के होंठों के कोने से क्रम्स पोंछ दिए। लिली ने ओलिविया को देखकर मुस्कुराया। उसके छोटे हाथ ने ओलिविया के चेहरे पर थपथपाया। दृश्य आधे पल के लिए थम गया। वेनेसा के हाथ में रखा इंसुलेटेड कंटेनर थोड़ा सा हिल गया। उसने कहा, तुम खा रही हो? उसकी आवाज़ सपाट हो गई। क्या तुम अंदर आना चाहती हो? नहीं। उसने मुझे गर्म बर्तन, सूप खुद गर्म कर लो। फिर वह मुड़ी और चली गई। उसके कदमों की आहट गलियारे में दूर होती चली गई। उसकी एड़ियों की आवाज़ धीमी और स्थिर थी। मैं गर्म बर्तन को वापस मेज पर ले आया। ओलिविया ने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं पूछा। लिली ने बर्तन की तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, चाहिए? मैंने कहा, तुम इसे नहीं पी सकती, ये बहुत तैलीय है। नहीं चाहिए, उसने मुंह बनाया। नहीं चाहिए। उसने बात उलट दी थी। शब्दों से तो उसका रवैया बिल्कुल स्पष्ट था। मैंने इंसुलेटेड कंटेनर खोला। पोर्क रिब सूप मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर दिख रहा था। शोरबा साफ था और उसमें कुछ गोजी बेरी तैर रही थी। मैंने एक घूंट लिया। ये नमकीन था लेकिन पिछली बार के सोया सॉस वाले सूप से 100 गुना बेहतर था। टाइम टेक की तीसरी सालगिरह का जश्न रेयान ने 1 महीने पहले से प्लान किया था। कार्यक्रम स्थल शहर के दक्षिण में स्थित एक क्रिएटिव पार्क में तय किया गया था। बाहर रोशनी और एक स्टेज लगाया गया था। कंपनी के सभी 70 से अधिक कर्मचारी इसमें शामिल होने वाले थे। सभी लोग आ गए। साझेदारों और मीडिया कर्मियों समेत लगभग 200 लोग थे। मैं पहले कैजुअल कपड़े पहनना चाहता था। रेयान मुझ पर भड़क उठा। उसने कहा, आप सीईओ हैं, आप कंपनी की छवि का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप ऐसे कपड़े पहनेंगे तो ग्राहकों को लगेगा कि हम दिवालियां हो रहे हैं। अंत में मैंने समझौता कर लिया। काला सूट, सफेद शर्ट, टाई लिली ने चुनी थी। उस पर छोटी छोटी पीली बत्तखें छपी थीं। मैं पूरी तरह से हैरान दिख रहा था। क्या ये टाई थोड़ी अजीब नहीं है? रेयान ने कहा, लिली, मैंने इसे चुना है। तुम इसे पहनने से मना करने की हिम्मत कैसे करते हो? रेयान ने मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे कह रहा हो, खुद संभाल लो। ठीक है, छोटी पीली बत्तखें ही सही। निकलने से पहले ओलिविया ने मुझे दरवाजे पर रोक लिया। तुम्हारी टाई टेढ़ी है। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी टाई ठीक कर दी। उसकी उंगलियां मेरे कॉलर पर 2 सेकंड के लिए रुकीं, फिर उसने गांठ को सही जगह पर लगा दिया। हम बहुत करीब थे। उससे हल्की सी कपड़े धोने के डिटर्जेंट की खुशबू आ रही थी। हो गया। वह एक कदम पीछे हटी और बोली, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैंने नीचे देखा। लिली को देखो। उसने वही छोटी राजकुमारी वाली ड्रेस पहनी थी जो ओलिविया ने ऑनलाइन खरीदी थी। उसके पैरों में चमकदार छोटे चमड़े के जूते थे। उसके बाल 2 छोटी चोटियों में बंधे थे। रात की सबसे अच्छी ड्रेस वाली। पक्का? चलो चलते हैं। समारोह में बहुत सारे लोग थे। रोशनी तेज थी। मंच पर एक बड़ी स्क्रीन लगी थी जिस पर पिछले 3 सालों के कंपनी के प्रोजेक्ट और डेटा दिखाए जा रहे थे। मैं लिली को भीड़ के बीच से ले जा रही थी। सभी सहयोगियों से हाथ मिला रही थी और अभिवादन कर रही थी। हर व्यक्ति लिली को देखते ही हर कोई रुककर उससे कुछ देर तक छेड़छाड़ करता। मिस्टर कार्टर, ये आपकी बेटी ही होगी, है ना? कितनी प्यारी है। लिली कार्टर ने सबको अपनी प्यारी सी मुस्कान दी। उसके 4 छोटे छोटे दांत और 2 डिंपल थे। फिर उसने किसी का ब्रोच, टाई, झुमके या चश्मा छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। रेयान पूरे रास्ते हमारे पीछे पीछे चलता रहा, उसे रोकता रहा और लिली को किसी निवेशक की लाखों डॉलर की घड़ी छीनने से बचाता रहा। ओलिविया शॉ भी आई थी। मैंने उसे निमंत्रण भेजा था। उसने हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी थी। उसके बाल नीचे झुकी हुई। अब वो अपने सफेद कोट में जैसी दिखती थी वैसी नहीं लग रही थी। मैंने उसे 2 बार देखा, फिर कुछ और बार देखा। मेरे बगल में रेयान ने हे जैसी आवाज़ें निकाली। मैंने उसके पैर पर पैर रख दिया। जश्न के बीच में ही मेजबान ने मुझे भाषण देने के लिए मंच पर बुलाया। मैंने लिली को ओलिविया को सौंप दिया। अपनी छोटी पीली टाई को सीधा किया और मंच पर चली गई। तभी रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। मेरे नीचे लोगों की घनी भीड़ थी। सभी को नमस्कार। टाइम टेक 3 साल का हो गया है। मैंने माइक पकड़ा और कहा, 3 साल। कुछ समय पहले इस कंपनी में सिर्फ मैं और रेयान थे। एक किराए का दफ्तर, एक असेंबल किया हुआ सर्वर। दर्शक हंस पड़े। रेयान कोने में खड़ा था और उसने मुझे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। मैंने कहा, इन 3 सालों में हम 2 लोगों से 70 हो गए। एक दफ्तर से पूरी मंजिल तक, एक सर्वर से। रेयान, अब हमारे पास कितने सर्वर हैं? रेयान नीचे से चिल्लाया, मत पूछो। जवाब है, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। हंसी का एक और दौर शुरू हो गया। मैंने कहा, सच कहूं तो सबसे मुश्किल हिस्सा, ये 3 साल फाइनेंसिंग में नहीं बीते। ये क्लाइंट्स के साथ बातचीत में नहीं बीते। ये सुबह 3 बजे तक ओवरटाइम काम करने में नहीं बीते। मैं एक पल के लिए रुका और बोला, सबसे मुश्किल काम था अपनी बेटी को सुलाते हुए कोड लिखना। हंसी और तेज हो गई। किसी ने सीटी बजाई। वो भी आज यहाँ है। मैंने दर्शकों की तरफ देखा। लिली। ओलिविया पहली पंक्ति में लिली को गोद में लिए बैठी थी। जब लिली ने मुझे मंच पर देखा तो उसने अपने दोनों छोटे हाथ ऊपर उठाए और पैर पटके, जैसे ऊपर आना चाहती हो। ओलिविया ने उसे नीचे उतार दिया। लिली, उसने अपने छोटे चमड़े के जूते पहने और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ी। रेयान तुरंत दौड़ा
और उसे मंच पर चढ़ने में मदद की। लिली मेरे पैर के पास आई, मेरी तरफ देखा और हाथ बढ़ाया। मैंने उसे एक हाथ से उठा लिया। मैंने कहा, यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण महिला है। लिली ने माइक्रोफोन पकड़ा और उसे अपने मुंह में डालने की कोशिश की। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। चारों ओर से तालियां बजने लगीं। तभी मैंने वैनेसा रीड को देखा। वह कार्यक्रम स्थल के किनारे पर खड़ी थी। उसने गहरे लाल रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी। उसने एक खास पोशाक पहनी हुई थी। उसके बाल बंधे हुए थे। मुझे पता ही नहीं चला कि वह कब आई थी। उसके बगल में एलेनोर रीड खड़ी थी। वह सिर से पैर तक डिजाइनर ब्रांड के कपड़ों में सजी हुई थी। उसके गले में मोतियों का हार रोशनी में चमक रहा था। एलेनोर के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह कोई महत्वपूर्ण घोषणा करने वाली हो। मेरी अंतरात्मा ने मुझे बताया कि यह कुछ बुरा होने वाला है। इसी के साथ भाषण समाप्त हो गया। मैं लिली को मंच से नीचे ले आया। जैसे ही मैं लाउंज एरिया में पहुंचा, एलेनोर मेरे पास आई। ब्लैक। उसकी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। आसपास का शोर। उसने कहा, वह भाषण बहुत बढ़िया था। आपको मंच पर देखकर मेरी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। उसकी आंखें इतनी सूखी थीं कि उनसे चिंगारियां निकल सकती थीं। श्रीमती रीड। मैंने सिर हिलाया। आइए, आइए, मैं आपका परिचय कराती हूं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और पास में खड़े लोगों के एक समूह की ओर चल पड़ी। ये पैसिफिक ग्रुप से श्री ग्रांट हैं और ये फोस्टर परिवार की मुखिया श्रीमती फोस्टर हैं। ये वही युवक हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ब्लैक कार्टर, टाइम टेक के संस्थापक और हमारी वनेसा के भी। मैंने अपना सिर उठाया। मैंने हाथ हिलाया। श्रीमती रीड। वह मेरी तरफ मुड़ी। मैंने पूछा, आपकी बेटी की क्या? एक पल के लिए माहौल बदल गया। एलेनोर का मुंह थोड़ा खुला। उसने कहा, मेरा मतलब पुरानी दोस्त से है। उसने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, कॉलेज की एक पुरानी दोस्त? श्री ग्रांट और श्रीमती फोस्टर ने एक दूसरे को देखा। उसी क्षण बगल से एक आदमी की आवाज आई, श्री कार्टर, क्या ये श्रीमती कार्टर है? एक व्यापारिक सहयोगी मेरे पास आया। उसकी नजर मेरे पीछे घूमी। मैं मुड़ा। ओलिविया थी, मेरे ठीक पीछे खड़ी, लिली का कोट पकड़े हुए। उसने अभी अभी कैरी को लिली का सामान दिया था और मेरे पीछे पीछे आई थी। ओह, मैं अभी तो उसे मिलवाने ही वाली थी। तभी लिली ने मेरी बाहों में अपना सिर घुमाया। ओलिविया को देखते ही उसने तुरंत दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। मम्मी। 200 लोगों से भरे समारोह स्थल में ये दो शब्द साफ और जोर से सुनाई दिए। उनकी गूंज किसी फायर अलार्म जैसी थी। सब लोग चुप हो गए। ओलिविया कोट को हवा में पकड़े वहीं जम गई। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। वनेसा 10 कुछ ही फीट दूर। उसके हाथ में शैंपेन का गिलास थोड़ा सा झुक गया, जिससे थोड़ी सी शराब छलक गई। एलेनोर के गले में मोतियों का हार कसता हुआ सा लग रहा था। रयान भीड़ के बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसने अपना कोक का कैन उठाया और चुपचाप अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। ओलिविया ने अपने होंठ कसकर बंद कर ली। लिली। ओलिविया की आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने कहा, उसने मुझे पहले कभी इस नाम से नहीं पुकारा। सच में नहीं पुकारा था। मेरे कान जल रहे थे। लिली को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। वह ओलिविया के पास जाने के लिए संघर्ष कर रही थी और बार बार कह रही थी, मम्मी पकड़ो। मम्मी, मुझे गोद में ले लो। ओलिविया की उंगलियां छोटी सी कोट पर कस गईं। वह आगे बढ़ी और लिली को अपनी बाहों में उठा लिया। लिली उसकी बाहों में सिमट गई और संतुष्टि से शांत हो गई। सभी 200 लोग यह दृश्य देख रहे थे। एक अजीब सा माहौल छा गया। हम मैंने अपना गला साफ किया और अपने उस बिजनेस पार्टनर से कहा, ये डॉक्टर शॉ हैं, मेरे पड़ोसी, लिली के रिश्तेदार। मैंने ओलिविया की तरफ देखा। वह भी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ चमक थी। मैंने कहा, ये लिली की बहुत खास रिश्तेदार हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति। ओलिविया की पलकें कांप उठीं। वैनेसा मुड़ी और कार्यक्रम स्थल के निकास की ओर चल पड़ी। उसकी पीठ एकदम सीधी थी। उसके कदम तेज थे। उसके हील्स की आवाज संगीत में दब गई, लेकिन फिर भी मैंने उसे सुना। उत्सव के तीसरे दिन रेयान सुबह सुबह एक टैबलेट लिए मेरे कार्यालय में आया। रिचर्ड रीड ने अपनी चाल चली। कौन? वैनेसा रीड के पिता, रिचर्ड रीड, रीड एंड विनथ्रोप रियल एस्टेट के अध्यक्ष। मैंने अपने हाथ में पकड़ी कॉफी नीचे रख दी। रेयान ने टैबलेट मेरे सामने रख दिया। स्क्रीन पर हमारे सबसे बड़े ग्राहकों में से एक खास चेन कमर्शियल ग्रुप का ईमेल था। ईमेल बहुत संक्षिप्त था। रणनीतिक बदलावों के कारण हमने टाइम टेक के साथ अपनी सिस्टम पार्टनरशिप को निलंबित करने और किसी अन्य सेवा प्रदाता पर स्विच करने का निर्णय लिया है, रेयान ने कहा। इस रणनीतिक बदलाव ने उन्हें सीधे रीड परिवार के अधीन एक सूचना कंपनी से जोड़ दिया। रेयान ने अगले पेज पर स्वाइप किया और कहा, मैंने जांच की। रीड और विनथ्रोप रियल एस्टेट की इस कमर्शियल ग्रुप के साथ क्रॉस शेयर होल्डिंग है। रिचर्ड रीड के पास केवल उनसे एक शब्द भी कहना मेरे लिए मुश्किल था। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। और भी कुछ है? रेयान नीचे स्क्रॉल करता रहा। उसने कहा, डॉन कैपिटल की तरफ से भी हलचल है। वे मूल रूप से हमारे सीरीज भी फॉलो ऑन निवेश में शामिल होने वाले थे। आज उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया।
उनका कारण यह था कि बाजार के माहौल में बदलाव के कारण पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। उसने कहा, डॉन कैपिटल का पार्टनर रिचर्ड रीड का सहपाठी था। मुझे पता है। कुछ सेकंड के लिए ऑफिस में सन्नाटा छा गया। रेयान ने मेरी तरफ देखा और पूछा, यह कैसी प्रतिक्रिया है? मैंने अपनी कॉफी उठाई और एक घूंट लिया। उस व्यावसायिक समूह के अनुबंध से हमारी कुल आय का कितना हिस्सा आता है? 12%। मैंने पूछा, क्या इसे खोने से हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नहीं, लेकिन नुकसान तो होगा। मैंने पूछा, क्या डॉन कैपिटल के पीछे हटने से बड़ा असर पड़ेगा? इससे हमारे मूल्यांकन पर असर पड़ेगा, लेकिन हमारे अस्तित्व पर नहीं। हमारे पास 2 साल तक चलने के लिए पर्याप्त नकदी है। मैंने सिर हिलाकर कहा, तो फिर कोई जल्दी नहीं है। यही तुम्हारी प्रतिक्रिया है? रेयान ने टैबलेट को मेज पर पटक दिया। रीड परिवार तुम्हारे पीछे पड़ा है, मुझे पता है। और क्या तुम पलटवार नहीं करोगे? मैंने एक पल सोचा और कहा, लिली का आज वैक्सीन अपॉइंटमेंट है। मुझे आज दोपहर 3 बजे से 2 घंटे की छुट्टी चाहिए। रेयान मुझे घूरने लगा। उसका मुंह खुलता बंद होता, फिर बंद होता और फिर खुलता। तुम, मैंने कहा, कमर्शियल ग्रुप की स्थिति मेरे लिए संभाल लो। उन्हें रोकने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, और न ही उन्हें निशाना बनाने की। एक बार जब वे किसी और का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें 3 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि ये ठीक से काम नहीं करता। जब ऐसा होगा तो वे अपने दम पर वापस आ जाएंगे। खुद का? उसने पूछा। तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, क्योंकि मैंने उनका बिजनेस लॉजिक लिखा है। चाहे कोई भी इस आर्किटेक्चर को संभाले, उसे दोबारा अपनाने में आधा साल लगेगा। 3 महीने में ही उन्हें पछतावा होने लगेगा। रेयान का गुस्सा शांत हो गया और उसके चेहरे पर एक जटिल भाव आ गया। उसने पूछा, तुम नाराज नहीं हो? मैं मुस्कुराई। नाराज होने का क्या फायदा? समय की बर्बादी है। मैं खड़ी हुई और अपना कोट उठाया। मैंने कहा, लिली के वैक्सीन अपॉइंटमेंट के लिए जरूरत है। पहले से पंजीकरण करवा लो, मैं जा रहा हूं। रेयान मेरे पीछे पीछे आया। उसकी आवाज धीमी थी। मुझे क्या करना है, बस कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे। ओह, ठीक है। मैंने पीछे मुड़कर कहा, तुम्हारे पास वो स्क्रीनशॉट अभी भी है ना? 3 साल का स्टॉक है। मैंने कहा, इन्हें संभाल कर रखना, ये बाद में काम आ सकते हैं। लड़ाई में नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए। रेयान ने सिर हिलाया। उस दोपहर सामुदायिक अस्पताल में ओलिविया ड्यूटी पर थी। उसने अपना शेड्यूल बना लिया था। लिली का टीकाकरण का अपॉइंटमेंट था। मैंने लिली को गोद में लिया और प्रतीक्षा कक्ष में इंतजार किया। लिली को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे क्या सामना करना पड़ेगा। वह खुशी खुशी अपने दांत निकलने के समय का बिस्कुट चबा रही थी। लिली, उसने ऊपर देखा। मैंने कहा, बाद में जब तुम्हें टीका लगेगा तो हिम्मत रखना। उसने मेरी तरफ मुस्कुराया। जैसे ही सुई लगी, लिली के चेहरे पर मुस्कान से हैरानी के भाव आए। फिर उसका मुंह खुला रह गया और वह इतनी जोर से रोने लगी कि मानो आसमान भी कांप रहा हो। ओलिविया ने जल्दी से काम किया और रुई को दबाते हुए उसे दिलासा दिया। सब हो गया, सब हो गया। लिली सबसे बहादुर है, बस एक पल के लिए। मैंने लिली का छोटा सा हाथ पकड़ा। उसने चौंकाने वाली ताकत से मेरी उंगली को पीछे की ओर से पकड़ लिया। इंजेक्शन लग गया। लिली मेरे कंधे पर लेटकर हिचकियों के साथ रो रही थी। उसका छोटा हाथ मेरे कॉलर को कस कर पकड़े हुए था और छोड़ने से इनकार कर रहा था। ओलिविया ने एक स्टिकर देते हुए कहा, यह प्यारा सा डायनासोर का स्टिकर सिर्फ बहादुर बच्चों के लिए है। स्टिकर लेते हुए लिली सिसक उठी। उसने उसे 2 सेकंड तक देखा, फिर उसे मेरे माथे पर चिपका दिया। मैं अवाक रह गया। ओलिविया ने अपने दिल की बात कहने से खुद को रोक लिया। हंसते हुए मैंने कहा, तुम किस बात पर हंस रही हो? मेरे माथे पर डायनासोर बहुत सुंदर लग रहा है। उसने सिर हिलाया। बहुत सुंदर। हम परामर्श कक्ष से बाहर निकल गए। गलियारे में मैंने ओलिविया को अपनी उंगली मलते देखा। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं। आज सुबह मैंने एक बच्चे से खून निकाला था और उसने मुझे लात मार दी। मेरा हाथ मेज के कोने से टकरा गया। मैंने उसके हाथ को देखा। उसकी तर्जनी उंगली के किनारे पर एक छोटा सा निशान था। मैंने पूछा, क्या तुमने इसका इलाज करवाया? ये एक छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं। मैंने एक हाथ से लिली को पकड़ा और दूसरे हाथ से ओलिविया का हाथ अपनी ओर खींच कर देखा। उसकी उंगलियां एकदम ठंडी थीं। उसके नाखून बहुत छोटे कटे हुए थे। पेशेवर आदत। जब मैंने चोट पर दबाया तो उसकी उंगली थोड़ी सी सिकुड़ी। थोड़ा दर्द हो रहा है। मैंने हाथ छोड़ दिया और कहा, आज रात खाने पर आ जाओ, मैं रिब्स बना रही हूं। उसके होंठों के कोने मुड़े। ठीक है। मेरे कंधे पर बैठी लिली अचानक बोल पड़ी, मम्मी, खाना खाओ। ओलिविया और मैं उसकी इस आवाज पर चुप हो गए। ठीक उसी समय लिली इस असर से बहुत संतुष्ट थी। उसने फिर से पुकारा, मम्मी, खाना खाओ। ओलिविया के कान एकदम लाल हो गए। मैं सामने गलियारे के अंत तक देखती रही। मेरा गला थोड़ा सूख गया था। लिली, मैंने पूछा, तुमने यह शब्द किससे सीखा? लिली ने अपनी जानी पहचानी मुस्कान दिखाई। 4 छोटे दांत, 2 डिंपल, मासूम और इतराती हुई। ये बच्ची पक्का जानबूझकर ऐसा कर रही थी। शनिवार दोपहर मैं लिली को अपने पड़ोस के पास वाले पार्क में ले गई।
मौसम सुहाना था। धूप खिली हुई थी। पेड़ों की पत्तियों के बीच से आती रोशनी से जमीन पर परछाइयां बिखर रही थी। लिली ने फूलों वाला वन पीस पहना था, सिर पर धूप से बचने वाली टोपी लगाई थी और स्ट्रोलर में बैठकर केला चबा रही थी। ओलिविया स्ट्रोलर के बगल में चल रही थी। ये कोई डेट नहीं थी, बस बच्ची को बाहर ले जाना था। ये दोनों बातें शायद बिल्कुल अलग थीं। मैं स्ट्रोलर को धकेल रहा था। ओलिविया बीच बीच में झुककर लिली का मुंह पोंछ रही थी। ओलिविया ने कहा, हाल ही में उसकी शब्दावली काफी बढ़ गई है। मैंने बेबसी से अपना माथा रगड़ा। लेकिन किस तरह के शब्द? नहीं, नहीं चाहिए, बड़ा राक्षस। हाल ही में उसने चलना सीखा है। ये सब मूलतः मना करने वाले शब्द हैं। उसने कहा, इसका मतलब है कि उसमें आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो रही है। ये अच्छी बात है। उसके लिए तो ये अच्छी बात है। मेरे लिए तो ये एक बुरे सपने जैसा है। ओलिविया धीरे से हंसी। और हाँ, मैंने रुककर कहा, वह तुम्हें जो भी कहकर बुलाती है उस पर ध्यान मत दो। बच्चे फर्क नहीं समझ पाते। ओलिविया ने कुछ नहीं कहा। कुछ कदम चलने के बाद उसने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब है। उसकी आवाज बहुत कोमल थी। मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने कहा, मेरा मतलब है। वह थोड़ी देर रुकी, फिर सामान्य स्वर में बोली, लिली एक समझदार बच्ची है। वह मुझे ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि वह मुझ पर भरोसा कर सकती है। इससे मुझे बहुत खुशी होती है। हम उसने पूछा, आपका क्या? मेरा क्या? उसने कहा, क्या आपको लगता है कि मुझ पर भरोसा किया जा सकता है? हवा चली। चिनार के पेड़ के पत्ते धीरे से सरसराए। लिली ने स्ट्रोलर में जमाई ली और करवटें बदली। मैंने केले का छिलका निकाला। मैं झुकी, केले का छिलका उठाया और पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। हाँ, बस एक शब्द। ओलिविया ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन चलते हुए वह स्ट्रोलर के थोड़ा और करीब आ गई। तभी अगले ही पल, ब्लैक कार्टर। हमारे पीछे से एक आवाज आई। मैं मुड़ी। वैनेसा पार्क के रास्ते पर खड़ी थी। आज उसने कैजुअल कपड़े पहने थे, जीन्स और सफेद टी शर्ट। उसके बाल पोनी टेल में बंधे थे। उसके हाथ में कॉफी का कप था। उसकी निगाहें चारों ओर घूम रही थीं। मेरे ऊपर से, फिर ओलिविया के ऊपर से, फिर स्ट्रोलर में बैठी लिली के ऊपर से। उसने पूछा, टहलने जा रही हो? बच्चे को बाहर ले जा रही हो? वह चलकर स्ट्रोलर के सामने झुक गई। लिली ने उसका चेहरा देखा। एक पल के लिए सतर्क हो गई, फिर पुकारा, आंटी। वैनेसा के होंठों का कोना थोड़ा सा हिला, लेकिन इस बार वह मुस्कुराई। नमस्ते आंटी। उसने अपनी जेब से एक लॉलीपॉप निकाला और लिली को दे दिया। लिली ने कैंडी को देखा, फिर मेरी तरफ देखा। मेरे सिर हिलाने के बाद ही उसने उसे लिया और कहा, धन्यवाद। आप। स्वागत है। वैनेसा खड़ी हुई और ओलिविया की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, क्या मैं आपसे 1 मिनट अकेले बात कर सकती हूँ? ओलिविया ने खुद ही स्ट्रोलर उठाया और बोली, मैं लिली को बत्तखें दिखाने ले जाऊंगी। लिली खुशी से बोली, बत्तखें? स्ट्रोलर को आगे धकेल दिया गया। पार्क में सिर्फ मैं और वैनेसा रह गए। वह बेंच पर नहीं बैठी, वह बस रास्ते पर खड़ी रही। उसके पीछे चिनार के पेड़ों की एक कतार थी। उसने कहा, मुझे पता है मेरे पिता ने क्या किया था। मैंने कुछ नहीं कहा। वैनेसा ने कहा, ग्राहकों से अनुबंध रद्द करवाना, निवेशकों को पीछे हटने पर मजबूर करना। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन कॉफी कप पर उसकी उंगलियों के दबाव से आस्तीन पर निशान पड़ गए थे। मेरी उससे लड़ाई हुई थी। मेरी माँ भी हमें रोक नहीं पाई। मैंने सिर हिलाकर कहा, तुम्हें इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं यहां माफी मांगने नहीं आई हूं। उसने मेरी तरफ देखा। मैं यहां तुम्हें यह बताने आई हूं कि मैंने उसे रोक दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, मेरे पिता एक तैयारी कर रहे थे। दूसरा कदम, वह आपकी कंपनी के कर मामलों की जांच करवाने वाला था। मैंने उसे रोक दिया। मैंने भौहें उठाईं। उसने कहा, आपकी कंपनी में कर संबंधी कोई समस्या नहीं है। मुझे पता है कि आप और रेयान सब कुछ ठीक से करते हैं। उसके होंठों के कोने पर कड़वाहट झलक रही थी। लेकिन अगर कोई आपकी जांच करता तो पूरी प्रक्रिया में आपको महीनों लग जाते और अगले साल के आपके वित्तीय कार्यक्रम पर असर पड़ता। इसलिए आपने उसे रोक दिया। उसने सिर हिलाया। हम मैंने अपने पिताजी से कहा था कि अगर वह और छानबीन करते रहे तो मैं रीड परिवार के पास वापस जाऊं। हवा फिर से चली। उसकी पोनीटेल की कुछ लटें खुल गईं। मैंने कुछ और भी किया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला, एक ईमेल खोला और मुझे दे दिया। भेजने वाली का नाम वैनेसा रीड था। प्राप्तकर्ता उस व्यावसायिक समूह का सीईओ था जिसने अनुबंध रद्द किया था। ईमेल में लिखा था, मैं रिचर्ड रीड की बेटी हूं। आपकी कंपनी द्वारा टाइम टेक के साथ अपनी साझेदारी को हाल ही में समाप्त करने के संबंध में यदि इस मामले में मेरे परिवार के दबाव का कोई प्रभाव पड़ा हो, मैं तहे दिल से माफी मांगती हूं। टाइम टेक एक स्वतंत्र रूप से संचालित कंपनी है जिसका रीड परिवार से कोई वित्तीय संबंध नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की सभी कानूनी और व्यावसायिक जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। मैंने इसे पढ़कर खत्म किया। मैंने उसकी ओर देखा। क्या तुमने यह ईमेल भेजा? मैंने इसे आज सुबह भेजा। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पिता को पता है? अभी नहीं।
वह हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में थोड़ी सी लालिमा थी। उसने कहा, जब उन्हें पता चलेगा, अगर उसे पता चला तो शायद वो फिर से गुस्सा हो जाएगा। मैंने पूछा, तो फिर तुम क्या करोगी? लंदन में मेरी अपनी कंपनी है, मेरी आमदनी है। उसने अपना फोन वापस ले लिया। ब्लैक, मुझे तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। मैं बस वही कर रही हूं जो मुझे करना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। 3 साल पहले सुरक्षा चौकी पर खड़ी वह महिला एक बार मेरी तरफ देखकर चली गई। उस नजर में आखिर क्या था? मुझे अचानक थोड़ा थोड़ा समझ आया। वो उदासीनता नहीं थी, वो एक तरह की कमी थी, हिम्मत। धन्यवाद, मैंने कहा। स्वागत है। उसने कॉफी का एक घूंट लिया और पूछा, डॉक्टर शॉ के बारे में क्या? उसने कहा, वह अच्छी है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा मतलब यही है। वनेसा मुड़ी और दूर देखने लगी। ओलिविया तालाब के किनारे बैठी लिली के साथ बत्तखों को देख रही थी। लिली उत्साह से स्ट्रोलर के हैंडल पर थपकी मारते हुए चिल्लाई, बत्तख बत्तख बत्तख। वनेसा ने कहा, लिली उसके साथ बहुत शांत रहती है। मैंने उसकी नजर का पीछा किया और मैंने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, तुम भी? मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, जब तुम उसके साथ होते हो तो तुम्हारे कंधे तनाव मुक्त रहते हैं। पहले जब तुम मेरे साथ थे तो तुम्हारे कंधे हमेशा तनावग्रस्त रहते थे। इतना कहकर उसने कॉफी का कप कूड़ेदान में फेंक दिया और चली गई। जाओ उनके साथ रहो। वनेसा, वह रुक गई। मैंने कहा, तुम्हें भी सही इंसान मिल जाएगा। मेरी तरफ पीट करके वह 2 सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, मुझे पता है। फिर वह चली गई। उसके कदम बहुत हल्के थे, पिछली बार उसकी एड़ियों की आवाज से भी ज्यादा तेज। दूर से ही लिली ने मुझे आते हुए देखा और उसने उठाया हुआ गिरा हुआ पत्ता ऊपर उठाया। डैडी, सुंदर। उसका 5वां शब्द, सुंदर। मैं स्ट्रोलर के पास गया। ओलिविया ने मेरी तरफ देखा और बोली, बात खत्म? हम सब ठीक है? सब ठीक है। लिली ने पत्ता ओलिविया को दे दिया। मम्मी, सुंदर। ओलिविया ने उसे ले लिया। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। मैंने स्ट्रोलर को धक्का दिया। हम तीनों, या यूं कहें कि 2 वयस्क और एक बच्चा, उसी रास्ते से वापस चले गए। वैनेसा के ईमेल का असर उम्मीद से कहीं ज्यादा हुआ। व्यावसायिक समूह के सीईओ ने मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन किया। श्री कार्टर, मुझे बहुत खेद है। पहले सहयोग समाप्त करने के संबंध में यह पूरी तरह से एक गलतफहमी थी। हमने आंतरिक रूप से इसका पुनर्मूल्यांकन कर लिया है। आपका सिस्टम वास्तव में हमारे लिए सबसे उपयुक्त समाधान है। गलतफहमी, ये शब्द सुनकर मेरा गला भर आया। मैंने कहा, कोई जल्दी नहीं है, बाद में हमसे फिर संपर्क करें। आप अपनी आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। मैंने फोन काट दिया। रेयान ने बगल वाले ऑफिस से झांक कर पूछा, वे वापस आ गए हैं? मैंने कहा, हम उन्होंने खुद ही फोन किया था। रेयान हंसा, ये तो आपके 3 महीने के अनुमान से 2.5 महीने पहले हो गया। उसने अपना फोन लहराया। और एक और खबर, डॉन कैपिटल भी वापस आ गई है। उनके पार्टनर ने अगले हफ्ते मीटिंग तय की है। रिचर्ड रीड का क्या हुआ? वैनेसा का ईमेल पूरे उद्योग में फैल गया है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। हेडलाइन थी, रीड परिवार की वारिस ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने पूर्व प्रेमी को अपने पिता से बचाने की बात कही। मैंने पूछा, ये हेडलाइन किसने बनाई? इंटरनेट यूजर्स ने। आप जानते ही हैं कि वे कैसे होते हैं। हर सनसनीखेज हेडलाइन पिछली से ज्यादा सनसनीखेज होती है। रिचर्ड ने कैसी प्रतिक्रिया दी? उन्होंने कहा, जाहिर है वह इतने गुस्से में थे कि उन्होंने चाय का कप तोड़ दिया। फिर उनकी पत्नी, आपकी पूर्व सास श्रीमती एलेनोर रीड, आज उनकी महिला सभा में एक बड़ी घटना घट गई। रेयान ने मुझे अपना फोन दिया। स्क्रीन पर अमीर पत्नियों के एक ग्रुप चैट का स्क्रीनशॉट था। साफ तौर पर किसी जिज्ञासु व्यक्ति ने इसे लीक कर दिया था। एलेनोर ने ग्रुप में एक संदेश भेजा था, मैं हाल ही में वेनेसा को घर लौटने के बाद फिर से व्यवस्थित होने में मदद करने में व्यस्त थी। ओह, वैसे वेनेसा का एक युवा उद्यमी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। आपने शायद टाइमलेस के संस्थापक के बारे में सुना होगा। नीचे दिया गया जवाब श्रीमती फोस्टर नाम की किसी व्यक्ति का था। इसमें लिखा था, एलेनोर, क्या मैंने आपने 3 साल पहले इसी ग्रुप में कहा था कि ब्लैक कार्टर एक कंगाल और निकम्मा आदमी है जो आपकी बेटी की उंगली के भी लायक नहीं है? मुझे ये बात बहुत अच्छे से याद है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया था। इसके तुरंत बाद एक स्क्रीनशॉट आया। यह वही था जो एलेनोर ने 3 साल पहले इसी ग्रुप में कहा था। उसमें लिखा था, वह बेचारा लड़का बस एक कोडर है। उसकी महीने की तनख्वाह से क्या हो सकता है? मेरी बेटी उससे शादी करने के बजाय किसी प्लम्बर से शादी कर ले तो बेहतर होगा। वैनेसा का उससे रिश्ता तोड़ना मेरे जीवन का सबसे गर्व का फैसला है, अब तक का सबसे बेहतरीन वर्जा। स्क्रीनशॉट के नीचे ग्रुप चैट में हलचल मच गई। हा हा हा, यह तुलना बहुत ही कठोर है। एलेनोर, क्या ये किसी के सामने कुछ और कहना और उसकी पीठ पीछे कुछ और कहना नहीं है? तो अब जब उसकी कंपनी करोड़ों की हो गई है तो तुम्हें अचानक लगता है कि वह काफी अच्छा है? 3 साल पहले तुमने उसे गरीब होने के कारण निकाल दिया था। 3 साल बाद अब जब वह अमीर है तो तुम फिर से उससे चिपकने की कोशिश कर रही हो। एलेनोर ने ग्रुप में स्पष्टीकरणों की एक लंबी श्रृंखला भेजी।
जितना अधिक वह समझाती गई, मामला उतना ही उलझता गया। अंत में उसने संदेश भेजा, तुम स्थिति को नहीं समझते। फिर वह समूह से निकल गई। मैंने फोन रयान को वापस देते हुए पूछा, क्या तुमने ये स्क्रीनशॉट लीक किए? मुझ पर गलत आरोप लगाया गया था। रयान ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। मैंने इन्हें सिर्फ तुम्हें दिखाया था, लेकिन मिसेस फोस्टर एलेनोर की दोस्त हैं। उन्होंने 3 साल पहले स्क्रीनशॉट सेव किए थे। इस बारे में सोचो, जब एलेनोर उस समय समूह में तुम्हारी बुराई कर रही थी, तब वहां एक से ज्यादा लोग मौजूद थे। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। छत। रयान ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैं कैसा महसूस कर रही हूं? वो बेचारा बच्चा जिसे 3 साल पहले पैरों तले रौंदा गया था, आज उसे कुचलने वाले को गिरते हुए देख रहा है। क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? लेकिन मैं खुश नहीं थी, मैं बस ऊब गई थी। लिली स्कूल से कितने बजे निकलती है? वो 1.5 साल की है। वो स्कूल नहीं जाती, वो बगल वाले घर में ओलिविया के साथ है। ओह ठीक है। मैं खड़ी हुई और बोली, मैं उसे लेने जा रही हूँ। जब मैं नीचे गई तो मेरी मुलाकात कंपनी के इंटर्न से हुई। हाल ही में स्नातक हुई एक लड़की दस्तावेजों का एक बंडल लिए खड़ी थी। मुझे देखकर वह रुक गई। मिस्टर कार्टर, आपने ऑनलाइन क्या देखा? रीड परिवार की वारिस अपने ही पिता की जमकर आलोचना कर रही है। मैंने जवाब दिया, मैंने देखा। कितनी तीखी है। क्या वे आपको पसंद करती है? मैंने पूछा। क्या आपने वे दस्तावेज पहुंचा दिए? हाँ, दस्तावेज। वह झट से दूर हट गई। मैंने अपने माथे पर हाथ फेरा। जब मैं मोहल्ले में वापस आया तो ओलिविया का दरवाजा खुला था। मैंने दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी। अंदर आ जाओ, ओलिविया ने कहा। मैंने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुला और मैं अंदर चला गया। ओलिविया का लिविंग रूम मेरे लिविंग रूम से 10 गुना ज्यादा साफ सुथरा था। लिली खेल की चटाई पर बैठी थी, जिसके सामने ब्लॉक की एक कतार बिछी हुई थी। वह उन्हें एक एक करके गिराने में मग्न थी। पापा। जब लिली ने मुझे देखा तो उसने एक ब्लॉक उठाया और बोली, पापा देखो, गिरो। उसने आखिरी ब्लॉक भी गिरा दिया। फिर उसने ताली बजाई। बहुत बढ़िया। ओलिविया रसोई से एक गिलास पानी लाई और मुझे दे दिया। मैंने उसे लिया और एक घूंट पिया। उसने मेरी तरफ देखा और उसने कहा, क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रही हो। कुछ नहीं, कंपनी का काम है। रीड परिवार वाली बात? मैंने पूछा, तुम्हें इसके बारे में भी पता है? उसने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे फ्रंट डेस्क पर जो लीसा है वो मेरी हाई स्कूल की सहपाठी थी। उसने इसके बारे में पोस्ट किया था। मैं अवाक रह गई। ओलिविया मेरे बगल में बैठ गई। हमारे बीच बस एक लिली के बराबर जगह थी। उसने पूछा, क्या बात गंभीर है? मैंने कहा, अब नहीं। वैनेसा ने इसे रोकने में मदद की। क्लाइंट भी वापस आ गया। तो फिर तुम अब भी ठीक क्यों लग रही हो? नाखुश हो? मैंने अपना सिर नीचे किया और लिली की तरफ देखा। उसने ब्लॉक फिर से कतार में लगा दिए थे। फिर मेरी तरफ देखा, जैसे मुझे उन्हें गिराते हुए देखने का इंतजार कर रही हो। मैंने कहा, मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या? जब लिली बड़ी हो जाएगी, अगर कोई उसके साथ बुरा बर्ताव करे तो मुझे उसे क्या सिखाना चाहिए? ओलिविया कुछ सेकंड चुप रही और फिर बोली, क्या तुम आज कुछ ज्यादा ही सोच रही हो? शायद। उसने कहा, अभी लिली की सबसे बड़ी चिंता यह है कि गाजर खाने में अच्छी लगती है या नहीं। ओलिविया ने हाथ बढ़ाया और मैंने लिली के लिए एक टेढ़ा ब्लॉक सीधा किया। उसने कहा, जब वो बड़ी हो जाएगी तब तुम उसे सिखा देना। तुम एक अच्छे पिता बनोगे। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम पहले से ही हो। लिली ने ब्लॉक गिरा दी। वे खड़खड़ाहट के साथ गिर पड़े। वो चिल्लाई, ताली बजाई और खिलखिलाकर हंसी। मैं भी हंस पड़ा। ओलिविया मुझे हंसते हुए देख रही थी और उसके होंठों के कोने भी मुड़ गए। फिर लिली खड़ी हुई और 2 लड़खड़ाते कदम बढ़ाए। वो मेरी गोद में बैठ गई। फिर ओलिविया की गोद में बैठ गई। ठीक से कहें तो वही हम दोनों की गोद में एक तरफ लेट गई। उसका बायां पैर मेरे पैर पर था, दायां पैर ओलिविया के पैर पर, और दोनों हाथों ने हमारी उंगलियां पकड़ रखी थीं। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और जमाई ली। मैंने पूछा, वह क्या कर रही है? वह एक पुल बना रही है। ओलिविया की आवाज थोड़ी दबी हुई थी। कौन सा पुल? उसने कहा, लोगों का पुल। ओलिविया का हाथ लिली के हाथ में था। उसकी उंगली का सिरा मेरे हाथ के पिछले हिस्से को छू गया। हम दोनों में से कोई नहीं हिला। लिली की सांसें धीरे धीरे तेज हो रही थीं। सब कुछ शांत हो गया। खिड़की से सूरज की रोशनी तिरछी होकर लिली के चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने अपना हाथ पलटा। मेरी उंगलियां ओलिविया को छू गईं। उसने हाथ नहीं हटाया। हालात उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी शांत हो गए। कमर्शियल ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट पहले से बेहतर शर्तों पर दोबारा साइन हो गया। साइनिंग डिनर में सीईओ ने लगातार 3 बार मुझे टोस्ट किया और कहा, अगर भविष्य में कुछ भी होता है तो सीधे मुझसे बात करना। रीड परिवार की यह बकवास यहां नहीं चलेगी। डॉन कैपिटल भी वापस आ गई। सीरीज भी आगे की राशि पहले से 20% अधिक थी। उनके साथी ने निजी तौर पर रयान से कहा, ब्लैक कार्टर को हर तरफ से धक्के दिए गए, फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा।
उसने ऑनलाइन कोई अप्रत्यक्ष आक्रामक टिप्पणी भी नहीं की। ऐसा व्यक्ति या तो मूर्ख है या सचमुच उदार। मुझे लगता है कि वह उदार है। रीड परिवार भी शांत हो गया। वेनेसा द्वारा अपने पिता को सब कुछ बताने के बाद रिचर्ड रीड कई दिनों तक चुप रहे। अंत में एलेनोर ने सबसे पहले हार मान ली, मुझसे नहीं बल्कि अपने अमीर परिवार से। पत्नी का समूह। उन स्क्रीनशॉट के ऑनलाइन वायरल होने के बाद एलेनोर की सोशल लाइफ मानो ठप पड़ गई। उसने अपने सभी सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिए और अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी कमल के फूल की लगा दी। वनेसा ने मुझे एक मैसेज भेजा, सिर्फ एक वाक्य, लिली को मेरी तरफ से बता देना कि आंटी ने उसे जो खिलौना ट्रेन दी थी वह फ्रांस में हाथ से बनी थी, भले ही उसे गत्ते का डिब्बा ज्यादा पसंद हो। मैंने जवाब दिया, ठीक है। फिर लिली ने मेरा फोन छीन लिया और बेमतलब के मैसेज भेजने लगी। वनेसा ने एक स्माइली भेजकर जवाब दिया, चेहरा। जिंदगी सामान्य हो गई, या यूं कहें कि पहले से थोड़ी बेहतर हो गई। अच्छी बात यह थी कि ओलिविया नहीं बदली थी। रोज काम के बाद वह अब भी लिली की देखभाल में मदद करने आती थी। वह अब भी कद्दू की प्यूरी और अंडे का कस्टर्ड बनाती थी और लिली के लिए दलिया पकाती थी। वह अब भी जमीन पर बैठकर लिली के साथ ब्लॉक स्टैकिंग खेलती थी। स्टैक करो, गिराओ, गिराओ, स्टैक करो, एक अंतहीन चक्र। लेकिन कुछ चीजें बदल गई थीं। उदाहरण के लिए, रात के खाने के बाद वह अब जल्दी जाने की हड़बड़ी नहीं करती थी। उदाहरण के लिए, जब मैं बर्तन धोती थी तो वह मेरे बगल में उसने मेज पहुंची। हमारे हाथ कभी कभार एक दूसरे को छू जाते थे। उदाहरण के लिए, लिली के सो जाने के बाद हम सोफे पर बैठकर अपने अपने फोन देख रहे होते थे, लेकिन हमारे कंधे आपस में छू रहे होते थे और हम में से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। रेयान चिंता से उछल कूद रहा था। आखिर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? क्या तुम साथ हो या नहीं? क्या यह एक अनिश्चित परीक्षण अवधि है, या तुमने डेटिंग छोड़ दी और सीधे शादीशुदा जोड़े बन गए? क्या यह तुम्हारा काम है? उसने कहा, मैं तुम्हारी बेटी का गॉडफादर हूं। कौन? मैंने तुम्हें वो उपाधि दी? मैंने खुद को दी है। लिली ने बगल से एक और वार किया। अंकल, सुना आपने? लिली भी सहमत है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसी रात लिली को बुखार हो गया। यह शिशु बुखार जैसा मामूली बुखार नहीं था। उसका तापमान 103.6 डिग्री तक पहुंच गया। मैं आधी रात को उसके रोने की आवाज़ से जाग गया। जब मैंने उसके माथे को छुआ तो वह बहुत गर्म था। मैंने उसे उठाया और दरवाजे की ओर भागा। मैंने चप्पल भी नहीं पहनी थी। हॉलवे की लाइटें आवाज से चालू होती थीं। मैंने अपना पैर पटका और बत्तियां जल उठीं। बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला। ओलिविया पजामा पहने दरवाजे पर खड़ी थी। उसके बाल खुले थे लेकिन आंखें खुली हुई थीं। साफ था कि वह अभी सोई नहीं थी। उसने पूछा, लिली को क्या हुआ? जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा वह समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा, उसे बुखार है, लगभग 40 डिग्री। उसने हाथ बढ़ाकर लिली के माथे और गर्दन को छुआ। घबराओ मत, पहले अंदर आओ। वह मुझे खींचकर अपने अपार्टमेंट में ले गई। लिली मेरी बाहों में रो रही थी, लगभग सांस लेने में असमर्थ। ओलिविया ने लाइट जलाई, दवाइयों का किट निकाला और कहा, अहेब किम्त, आइबुप्रोफेन। मैं पहले इसका तापमान ले लेती हूँ। थर्मामीटर को लिली की बगल में रखा गया। लिली छटपटाने लगी और सहयोग करने से इनकार कर दिया। मैंने उसे पकड़कर रखा। 103.3। ओलिविया ने दवा की खुराक नापी, आइबुप्रोफेन को सिरिंज में भरा और लिली के मुंह में डाल दिया। कड़वाहट से लिली का चेहरा सिकुड़ गया, लेकिन उसने उसे निगल लिया। शारीरिक ठंडक। ओलिविया ने एक गर्म तौलिया निचोड़ा और कहा, इसे पकड़ो, मैं इसे पोंछ देती हूँ। उसने लिली के माथे और गर्दन को पोंछा। उसकी हरकतें बहुत कोमल और स्थिर थीं। मैंने लिली को गोद में लिया और उसके नन्हे शरीर को कांपते हुए महसूस किया। मैंने चिंता से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। ओलिविया ने मेरी तरफ देखा और कहा, यह एक आम संक्रमण के कारण बुखार है। हाल ही में उसके दांत निकल रहे थे, इसलिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम है। यह सामान्य है, लेकिन 3.3 से कम। उसने कहा, मैं यहां हूं। उन 3 शब्दों ने मेरी उंगलियों को थोड़ा ढीला कर दिया। लिली का रोना धीरे धीरे कम हो गया, कमजोर हो गई थी। दवा असर कर रही थी। उसका चेहरा पहले जितना लाल नहीं था। ओलिविया ने दोबारा जांच की। उसका तापमान गिरकर 1.2 हो गया था। उसने लुई के माथे पर तौलिया रखा और मेरे बगल में बैठ गई। सुबह के 3 बज रहे थे। ओलिविया के लिविंग रूम में हल्की सफेद रोशनी थी। ये मेरे कमरे की रोशनी से ज्यादा नरम थी। सोफे पर कई पेरेंटिंग किताबें रखी थीं। कॉफी टेबल पर ठंडी फूलों की चाय का एक कप रखा था। वह हर रात पेरेंटिंग किताबें पढ़ रही थी। मैंने अपना सिर नीचे किया और लिली को देखा। सांसें थोड़ी स्थिर हो गई थीं। उसका छोटा हाथ मेरी उंगली पकड़े हुए था। उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद थीं। ब्लैक, हम? उसने कहा, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। मैंने अपने हाथों पर नजर डाली। वे सचमुच कांप रहे थे। मैं डरा हुआ हूं। ये 2 शब्द मेरे गले से मुश्किल से निकले। मैंने कहा, लिली बहुत छोटी है। जब भी वह बीमार पड़ती है मुझे अपने चचेरे भाई की याद आ जाती है।
जिस दिन मेरे चचेरे भाई की मृत्यु हुई थी, उस दिन लिली को एक बार बुखार आया था। वह मेरा पहला पिता बनने का अनुभव था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उसे अपनी गोद में लिया था, पूरी रात इमरजेंसी रूम के गलियारे में। जब भी वो रोती, मैं भी उसके साथ कांप उठती थी। ओलिविया ने कुछ नहीं कहा। फिर तुम मेरे साथ रहने आ गई। मैंने गहरी सांस ली और कहा, उस रात लिली को बुखार था। मैं लिफ्ट में तुमसे टकरा गई और तुमने उसे मुझसे ले लिया और कहा, घबराओ मत। क्या तुम जानती हो कि उन दो शब्दों का मेरे लिए क्या मतलब था? मेरा गला भर आया। लिली मेरी बाहों में करवट बदलकर धीरे से कुछ बुदबुदाई। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जब तक तुम मेरे पड़ोस में हो, मुझे उतना डर नहीं लगता। ओलिविया का हाथ उसके अपने हाथ पर टिका हुआ था, घुटने पर। उसकी उंगलियों के जोड़ पल भर के लिए पीले पड़ गए। नहीं, ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैंने कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम हो। बैठक कक्ष एकदम शांत था। सिर्फ लिली की हल्की सांसें सुनाई दे रही थीं। ओलिविया ने अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखा। गर्म सफेद रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं हर दिन तुम्हारे घर क्यों आती हूं? उसकी आवाज़ बहुत कोमल थी। मैंने पूछा, लिली की वजह से? उसने सिर हिलाया और कहा, शुरू में हाँ, और बाद में? बाद में भी। वह रुकी और बोली, और तुम भी? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ कहना चाहती थी। मेरा मुंह खुला ही था कि लिली अचानक मेरी बाहों में हिल गई। उसने अपना सिर उठाया और नींद में आंखें खोली। उसने मुझे देखा, फिर ओलिविया की तरफ मुड़ी। फिर उसने अपने दोनों छोटे हाथ आगे बढ़ाए, एक हाथ मेरी गर्दन पर और दूसरा ओलिविया के कंधे पर। मम्मी, उसने कहा। पापा, उसने फिर कहा। फिर उसने अपना सिर वापस नीचे कर लिया और सोती रही। ओलिविया की नाक लाल हो गई। मैंने हाथ बढ़ाया, एक हाथ। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में रख दिया। हमारी उंगलियां आपस में जुड़ गईं। लिली का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा और बाहर का आसमान काले से गहरे नीले रंग में, फिर गहरे नीले से हल्के भूरे रंग में बदल गया। मैं सोफे से टेक लगाकर लिली को अपनी बाहों में लिए ओलिविया का हाथ पकड़े बैठी थी। हम तीनों उस छोटे से सोफे पर सिमट कर बैठ गए और कोई हिला तक नहीं। अगली सुबह 9 बजे मैं ओलिविया के अपार्टमेंट में सोफे पर उठी। मेरी गर्दन में इतना दर्द था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह टूट जाएगी। लिली का तापमान, सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। तापमान भी सामान्य था। वह बहुत खुश थी। फिलहाल वह फर्श पर बैठी ओलिविया की चप्पल कुतर रही थी। लिली, इसे मत खाओ। ओलिविया रसोई से सादे दलिया का एक कटोरा और अचार वाली सब्जियों की एक छोटी प्लेट लेकर आई। उसने कहा, नाश्ता तैयार है। मैं खाने की मेज पर बैठ गया और अपनी गर्दन सहलाई। उसने कहा, तुम्हारी गर्दन रात भर टेढ़ी थी। ओलिविया ने मुझे चॉपस्टिक पकड़ा दी। आज इसमें दर्द होगा। अभी से दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारी मालिश कर दूंगी आज रात। उसने ये बात बड़े सहजता से कही, मानो हम बहुत दिनों से ऐसे ही रहते हों। मैंने सिर झुकाया और दलिया पी लिया। दलिया बहुत हल्का था। अचार वाली सब्जियां बहुत बारीक कटी हुई थीं। लिली रेंग कर मेरे पास आई और मेरी पैंट का पांव पकड़कर ऊपर चढ़ गई। उसने कटोरे की तरफ देखा। चाहिए? ये सादा दलिया है, थोड़ा सा खा लो। मैंने एक चम्मच ठंडा किया और उसे खिलाया। उसने सचमुच खा लिया। न थूका, न उल्टी की। मैंने राहत की सांस ली। आज वो सच में बहुत अच्छे से पेश आ रही है। बच्चे ऐसे ही होते हैं बुखार के बाद। वे 2 दिन तक शांत रहे। ओलिविया मेरे बगल में बैठ गई और बोली, जब तक हो सके इसका आनंद लो। 2 दिन में वह ठीक हो जाएगी। मेरा फ़ोन बजा। रयान का संदेश, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? आज कंपनी में मीटिंग है। मैंने जवाब दिया, जिंदा हूं। लिली को कल रात बुखार था, इसलिए हम ओलिविया के घर रुक गए। रयान ने तुरंत 3 विस्मयबोधक चिन्हों के साथ जवाब दिया। फिर उसने लगातार 10 संदेश भेजे। तुम उसके घर रात भर रुके, क्या हुआ? क्या तुम दोनों ने? आखिरकार बात करें। अगर आप साथ हैं तो 1 लिखकर जवाब दें। अगर नहीं तो 2 लिखकर जवाब दें। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो मैं इसे एक ही मान लूंगा। मैं अपने गॉड फादर पद को और भी सुरक्षित घोषित करता हूं। अगली बार खाने का बिल आप देंगे। मैंने 2 लिखकर जवाब दिया। फिर मैंने स्क्रीन लॉक कर दी। ओलिविया झुकी और स्क्रीन पर नजर डाली। आपने 2 लिखकर जवाब दिया। हम झूठे। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, साफ तौर पर एक ही लिखना चाहिए था। उसने अपना सिर नीचे किया और दलिया पिया। उसके कान एकदम लाल हो गए। टेबल के नीचे से लिली चिल्लाई, मम्मी, पापा, खाना। मैंने अपना फ़ोन अनलॉक किया, दोनों मैसेज डिलीट किए, एक मैसेज टाइप किया और भेज दिया। रयान का जवाब तुरंत आया। पूरा 60 सेकंड का वॉइस मैसेज। उसमें 60 सेकंड तक लगातार चीख पुकार थी। मैंने अपना फ़ोन म्यूट कर दिया। टेबल के नीचे से लिली फिर चिल्लाई, बत्तखें। मैंने कहा, घर पर बत्तखें नहीं हैं। मैं दोपहर में खरीद सकती हूँ। ओलिविया ने कहा। मैं जम गई। मेरा मतलब है बत्तख खरीदूं?
उसने कहा, भुनी हुई बत्तख भी चलेगी। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। मेज पर रखे सादे दलिया के कटोरे, अचार वाली सब्जियों की छोटी प्लेट और लिली द्वारा छोड़ी गई आधी चबाई हुई टीथिंग स्टिक पर रोशनी पड़ रही थी। ये ओलिविया के चेहरे और लिली के छोटे से सिर पर चमक रही थी। मैं इस डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, जो मेरी नहीं थी, नाश्ता कर रही थी जो मैंने नहीं बनाया था, और मेज के नीचे से मेरी बेटी की आवाज़ें सुन रही थी, जो एक ऐसे नाम से पुकार रही थी जो मेरे लिए नहीं था। यह अच्छा था, 3 साल पहले की उसमें से कहीं बेहतर, जो झिनकगों के पेड़ के नीचे खड़ी होकर कहती थी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तब मेरे पास कुछ नहीं। अब मेरी एक बेटी थी जो ईंटें गिरा देती थी, एक पड़ोसी था जो सोया सॉस साफ करने में मेरी मदद करता था, एक बुरा दोस्त था जिसने 3 साल से स्क्रीनशॉट सहेज रखे थे, और मेरे पास बिल्कुल सही तापमान पर पका हुआ सादा दलिया था। फ़ोन की घंटी नहीं बजी, बारिश में कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन कोई मेरे पास मेरी बेटी को उसका दलिया ठंडा करने में मदद कर रहा था, और यही काफ़ी था। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो में मिलते हैं।